फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। फैंग जीव ने उसी तरह की जड़ी बूटियों को एक ही ढेर में डालते हुए उसकी ओर देखा और कहा, पकड़ लिया और यहाँ भेज दिया। पकड़ा गया। क्या आप एक मेडिकल कृषक हैं? युवक ने आश्चर्य से पूछा। आप क्यों कहते हो कि? फैंग जीव ने भौहें ऊपर उठाई। युवक ने एक तेज नजर अंदर डाली और फिर फुसफुसाते हुए अपनी आवाज धीमी कर दी। एक निश्चित समय के अंतराल के बाद हमेशा किसी को पकड़ लिया जाता है और यहाँ लाया जाता है, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं वे सभी मेडिकल कल्टीवेटर हैं। वहाँ वे सभी उस टॉवर में हैं। हम में से जो लोग यहाँ हैं उन्हें केवल मेडिकल प्रशिक्षु माना जा सकता है और उन्हें छोटे मोटे काम सौंपे जाते हैं। अगर वे सभी अंदर हैं तो आप कैसे जानते हैं कि वे सभी मेडिकल कल्टीवेटर हैं? यह उस आदमी की वजह से हुआ था जिसने पिछली बार बड़ा उपद्रव मचाया था और इस तरह हम सभी को इसके बारे में पता चला। ओह, फैंग जीव ने सिर हिलाया और आगे की जांच नहीं की, लेकिन बस अपने मन में सोचा, इस हिल्स पैलेस ने अपने लिए यहाँ इस तरह का एक मेडिकल टॉवर बनाया और उन सभी को अंदर निचोड़ने के लिए इतने सारे मेडिकल कल्टीवेटर का अपहरण कर लिया। वे क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा पक्ष, प्रधान परिसर, अध्ययन, माय लॉर्ड, बाकी लोग पहले से ही मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे हैं। ग्रे वुल्फ ने सम्मानपूर्वक सूचना दी। अपनी मेज पर बैठे और अपने कार्यों से निपटते हुए नर्क के भगवान ने ग्रे वुल्फ पर नजर डाली और पूछा, क्या उसके लिए व्यवस्था की गई है? यह सुनकर ग्रे वुल्फ मदद नहीं कर सका, लेकिन नर्क के भगवान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उस बेहद ठंडी और कमांडिंग टकटकी के साथ उसने जवाब देने के लिए एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, आपके अधीनस्थ ने उस बच्चे को मेडिकल टॉवर में लाया है और उसे ओल्ड लिन को सौंप दिया है। नर्क के भगवान के हाथ का ब्रश रुक गया और एक शक्तिशाली दमनकारी आभा भड़क उठी। जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी आवाज ठंडी थी। मनगढ़ंत दवा बनाने में उनकी क्षमताएं महत्वपूर्ण है। हाल के महीनों में काले बाजार से आने वाली सभी दवाएं उन्हीं से आई थी। मुझे विश्वास है कि मैंने आप सभी को इसके बारे में पहले ही बता दिया है। अपने शरीर पर हमले के रूप में भड़कती हुई दमनकारी आभा को महसूस करते हुए पूरे कमरे में हवा ठंडी होने लगी। ग्रे वुल्फ चौंक गया और वह घुटनों के बल गिर गया। मैं अपने प्रभु से उसके क्रोध को शांत करने की विनती करता हूँ। आपका अधीनस्थ केवल यही चाहता था कि पहले उस बच्चे को थोड़ा कष्ट हो। आपका अधीनस्थ तुरंत जाकर उसे टॉवर में स्थानांतरित कर देगा। ग्रे वुल्फ ने सोचा था कि चूंकि भगवान ने केवल बच्चे को मेडिकल टॉवर में लाने के लिए कहा था, लेकिन विशेष रूप से उसे टॉवर में रखने के लिए नहीं कहा था, वह उस बच्चे के उत्साही अहंकार को कम करने के लिए उस छोटी सी खामी का फायदा उठाना चाहता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भगवान वास्तव में बच्चे के बारे में पूछेंगे। आपने कई वर्षों तक मेरा अनुसरण किया है और यह आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूं जो छोटी मोटी चालें चलते हैं। यदि ऐसा एक बार फिर होता है तो आप ब्लैक हिल में वापस जा सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अपने कानों तक उस अत्यधिक भयावह और ठंडी आवाज को सुनकर ग्रे वुल्फ तुरंत ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और उसने झट से उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान। आपका अधीनस्थ इसे ध्यान में रखेगा कि वह फिर कभी ऐसे काम न करे। ब्लैक हिल, वह सचमुच एक नारकीय जगह थी और वह फिर कभी वहां लौटना नहीं चाहेगा। नर्क के भगवान ने फिर अपनी आभा वापस ले ली और उसने अपने शरीर को पीछे झुका लिया। उसकी तीखी निगाह ग्रे वुल्फ पर पड़ी जो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। वह एक क्षण रुका और बोला, वह युवक वास्तव में एक धूर्त चरित्र है। उसे टावर के अंदर रखने के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। जी महाराज, ग्रे वुल्फ ने राहत की सांस लेने की भी हिम्मत न करते हुए उत्तर दिया। रात होने तक फैंग जीव और अन्य कर्मचारी कुछ आराम करने के लिए उन्हें आवंटित आंगन में आए और जब उसने बड़े बिस्तरों की लंबी कतारें देखी तो वह तुरंत चौंक गई। हम आज रात यहीं सोएंगे। गॉड्स, यह नहीं हो सकता। उसे यहाँ पुरुषों के एक पूरे समूह के साथ चिपक कर सोने के लिए कहा जा रहा है। अगर उसके पिता और दादाजी को इसके बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाते। तो क्या आप हम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग कमरे की उम्मीद कर रहे हैं? एक बड़े हटे कट्टे आदमी की नजर फैंग जीव पर पड़ी और उसने यह कहते हुए अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया, यह काफी अच्छा है कि वे आपको सोने भी देते हैं। 10 या 20 से अधिक पुरुषों को कपड़े उतारते हुए और कुछ को अपने जूते उतारते हुए, कुछ को पूरी तरह से टॉपलेस होकर सोते हुए देखकर फैंग जीव की भौहें तन गईं और वह वहां से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। क्या मजाक, उसे सोने के लिए यहाँ फेंक रहे हो? वो इस तरह सोने वाली नहीं थी।
सामुदायिक बिस्तरों वाले उस कमरे से बाहर आकर उसने आंगन के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि आंगन के बाहर पहरेदार है और वह बाहर नहीं जा सकेगी। इसलिए उसकी नजर चारों ओर घूम गई और जब वे परिसर के भीतर एक बड़े पेड़ पर पड़े तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। इतना हाय! आंगन की निगरानी कर रहे काले कपड़े पहने पहरेदारों ने अपने पीछे की आवाजें सुनी और वे देखने के लिए पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वह युवक अपने हाथों और पैरों के बल पेड़ पर चढ़ रहा है और उनमें से एक चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अब नीचे आओ। फैग जीव ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, आप लोग बस अपनी स्थिति में रहें और मेरे मामलों में हस्तक्षेप न करें। आप। काले कपड़े पहने वह आदमी आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके बगल वाले आदमी ने उसे रोक लिया। वह बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है। बेहतर होगा कि आप उससे परेशान न हो। वैसे भी वह इधर उधर नहीं भाग रहा है, बस उसे वही करने दे जो वह चाहता है। जब वह सोने के लिए पीछे की ओर झुकी तो काले लिबादे वाले गार्ड ने देखा कि फैंग जीव पेड़ पर एक आरामदायक जगह पा रही है और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे चेतावनी दी, अंदर एक बिल्कुल उचित बिस्तर छोड़ रहा है और इसके बजाय एक पेड़ पर सोने के लिए दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि यह बच्चा बीमार है। फैंग जीव को उनसे कोई परेशानी नहीं हो सकती थी क्योंकि यहाँ लाए जाने के बाद से वह अच्छा आराम नहीं कर पाई थी। हालांकि यहाँ थोड़ी ठंडक थी, लेकिन उन 10-20 आदमियों के साथ खुद को वहां दबाने से बेहतर था। 2 दिनों तक आंगन में इधर उधर उलझने के बाद उसने मेडिकल टॉवर के नियमों को लगभग समझ लिया था। केवल मेडिकल काश्तकारों को ही टॉवर में प्रवेश करने की अनुमति थी और रैंक के अनुसार जो मेडिकल काश्तकार उच्च श्रेणी की दवाएं बनाने में सक्षम थे उन्हें उच्च पद का आनंद मिलेगा और हेल्स पैलेस में बेहतर इलाज किया जाएगा। इसके अलावा हालांकि उनमें से काफी लोगों को यहां आने के लिए पकड़ लिया गया था, लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया उसके कारण उन सभी ने भागने का विचार त्याग दिया और कर्तव्यनिष्ठा से मेडिकल टॉवर के अंदर ही रहे। ऐसा कहा जाता था कि जब तक कोई ऐसी दवाओं का उत्पादन करने में सक्षम था जो अत्यधिक मूल्यवान थी, उन्हें विधिवत दिए गए पुरस्कारों के अलावा वे मनोरंजन और मौज मस्ती की रात का आनंद लेने के लिए खुद को सुंदर खोजने के लिए टॉवर ऑफ ब्यूटीज में भी जा सकते थे। और जब तक वे ईमानदारी से नर्क के महल के प्रति निष्ठा रखते थे, निश्चित अंतराल पर उन्हें कुछ अवधि के लिए घर लौटने की भी अनुमति दी जाती थी। जहां तक टावर ऑफ ब्यूटीज का सवाल है, ऐसा कहा गया था कि यह एक सूचना नेटवर्क था जिसे हेल्स पैलेस ने तैयार और विकसित किया था। नर्क के महल में हर जगह सुंदरियों की मीनारें थी, बिल्कुल वेश्यालयों की तरह। सुंदरियों की मीनारें देश के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठा की गई सुंदरियां थीं, वे सभी सुडौल और आकर्षक शरीर और अद्वितीय आकर्षक चेहरे वाली थी। यहाँ तक जब ये कट्टर और अत्यधिक पुराने जमाने के मेडिकल काश्तकार केवल एक बार वहां गए होंगे, तब भी वे सुंदरियों की हल्की फुल्की सुगंध से मदहोश हो जाएंगे और खुद को इस आकर्षण से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तभी फैंग जीव पहली बार नर्क के भगवान के बारे में जानने को उत्सुक हुआ। नर्क का भगवान किस प्रकार का व्यक्ति था? आपके दिमाग में क्या है? उसके कान के पास अचानक एक गहरी और अत्यधिक चुंबकीय धीमी आवाज गूंजी। इसके चलते फैंग जीव, जो अपने ही विचारों में गहराई से डूबी हुई थी, ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और कहा, मैं सोच रही हूं कि नर्क का भगवान वास्तव में किस तरह का आदमी है। जैसे ही उसके शब्द बाहर आए, एक छाया गार्ड जो छाया के भीतर से मेडिकल टॉवर की रखवाली कर रहा था, उसने तुरंत अपने मुंह के एक कोने में एक चिकोटी महसूस की, जैसा कि उसने सोचा था। यह बच्चा तब भी अपने भगवान का सपना देख रहा था जब यह अभी भी इतना उज्ज्वल था। यह कुछ हिम्मत है बच्चे में। हलचल भरे आंगन में अचानक अजीब सी शांति हो गई और सभी जोड़ी आंखें बच्चे को अजीब नजरों से देख रही थी। जब उनकी नजर उस सख्त आदमी पर पड़ी जो बच्चे के बगल में खड़ा था, तो सभी ने तुरंत अपनी आश्चर्यचकित निगाहें हटा ली और अपने अपने काम में लग गए। फैंग जीव अंततः अपने होश में वापस आई और जब उसने मुड़कर अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखा, तो उसकी आंखें चमक उठी और वह एक अजीब सी मुस्कान बिखेरने लगी। हे, ओह, यह स्वयं नर्क का भगवान है। कुछ दिनों से तुम्हें देखा नहीं है और लगता है कि तुम और भी सुंदर दिखने लगी हो। नर्क के भगवान की भेदी नजर फैंग जीव के बुरी तरह से जख्मी चेहरे पर पड़ी और उस मुस्कुराहट को देखा जो बेहद बेईमानी से भरी हुई लग रही थी। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी जब उसकी गहरी आवाज ने कहा, मेरे साथ अंदर आओ। और नर्क का भगवान अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर टॉवर के अंदर चला गया। यह देखकर फैंग जीव ने जल्दी से अपने कदम उठा लिए। जैसे ही उसने अपने कदम खोले और उसकी नजर ग्रे वुल्फ पर पड़ी जो पीछे परेशान दिख रहा था, फैंग जीव के होठों के कोने अवचेतन रूप से मुड़ गए और मुस्कुराहट में बदल गए। ग्रे वुल्फ जो पीछे था, ऐसा लग रहा था कि उसने फैंग जीव के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना है। उसके चेहरे पर भाव अत्यधिक व्याकुलतापूर्ण लग रहे थे, उसकी आंखों में घबराहट और परेशानी छिपी हुई थी।
उन आंखों के नीचे काले छल्ले थे, उसके चेहरे का पीलापन कुछ बदसूरत सा था। यह देखकर कि उसका भगवान इमारत के अंदर चला गया है, ग्रेवुल्फ ने तेजी से पीछा किया। उसने मन ही मन सोचा कि यद्यपि इसे ऊपर लाना कठिन था, उसे मेडिकल टॉवर के भीतर चिकित्सकों की तलाश करने का अवसर ढूंढना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस स्थिति का वह सामना कर रहा था उसमें क्या गलत था। यह वह जगह है जहां मेडिकल एल्केमिस्ट दवाएं बनाते हैं। दूसरी मंजिल पर एक और स्तर है और तीसरे स्तर पर एक पुस्तकालय है जहां दवाओं के मिश्रण के बारे में किताबें हैं। चौथा और पांचवा स्तर जड़ी बूटियों का भंडारण है, जबकि छठा और सातवां स्तर वह है जहां तैयार दवाएं रखी जाती हैं। जब नर्क का भगवान चल रहा था, उसकी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फेंग जियू को एक कमरे में ले आया और कहा, मैंने लोगों को यहाँ आपका अपहरण करने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि मैं औषधि निर्माण में आपकी प्रतिभाशाली प्रतिभा का उपयोग एक ऐसी दवा का उत्पादन करना चाहता था जो फ्रॉस्ट जहर के प्रभाव को रोकने में सक्षम हो। एक बार जब आप इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेते हैं, तो मैं इस जगह के भगवान के रूप में आपकी घर वापसी की गारंटी दे सकता हूँ। ठंड जहर। उन शब्दों को सुनकर फेंग जियू थोड़ा हैरान हो गई। उसका मन उस 1000 साल के फ्रॉस्ट जहर के बारे में सोच रहा था जिससे अंकल लिंक पीड़ित थे। नर्क का भगवान उसी पीड़ा को ठीक करने के लिए औषधि की तलाश क्यों कर रहा था? यह सही है। कीमियागरों के एक चुनिंदा समूह के अलावा, जो यहाँ फ्रॉस्ट जहर का प्रतिकार करने के लिए एक मारक विकसित कर रहे हैं, कुछ अन्य लोग हिल्स पैलेस के लिए भी दवाएं विकसित कर रहे हैं। जब तक कोई उसे दिए गए कार्य में गंभीर है, मैं उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए आया है, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फेंग जियू ने हेल्स लॉर्ड की ओर देखा और फिर कहा, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से गढ़ा जा सके। फ्रॉस्ट पॉइजन कई प्रकार के होते हैं और उनके बीच के लक्षण काफी हद तक भिन्न होते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी नहीं ली जाती है या उसके शरीर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जाती है, तो कौन सा मेडिकल एल्केमिस्ट लापरवाही से दवा बनाने की हिम्मत करेगा? फेंग जियू ने अपनी हथेलियां खुली रखते हुए अपने हाथ फैलाए और एक मेज के पास बैठते हुए अपना सिर हिलाया। अगर मैंने उस व्यक्ति की नब्ज नहीं देखी है और उसे देखा भी नहीं है, तो मैं कुछ भी गढ़ने में सक्षम नहीं हूं। नर्क का भगवान काफी देर तक बच्चे को देखता रहा, पूरे समय चुप रहा, और यह नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, तो फिर आपको यहाँ की स्थिति से परिचित होना चाहिए, और जब आप मेडिकल टॉवर में मेडिकल एल्केमिस्टों को पछाड़ने में सक्षम होंगे, तब हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। यह देखकर कि वह जाने ही वाला था, फेंग जियू ने उसे पकड़ने के लिए तेजी से अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसकी आस्तीन खींची और चिल्लाई, रुको। हेल्स लॉर्ड ने अपना चेहरा सिकोड़कर घुमाया। उसकी नजर उस गोरे हाथ पर पड़ी जिसने उसकी आस्तीन पकड़ ली थी और उसकी आंखें चमक उठी और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, जाने दो। उसने अपनी आस्तीन को झटका देकर खींचते हुए हाथ को हटा दिया और अपनी आस्तीन को खींचकर आजाद कर दिया। फेंग जियू को इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और उसने कहा, हे भगवान, आपने मुझे यहाँ अपहरण करने का आदेश दिया था, लेकिन मुझे सोने के लिए उचित जगह भी नहीं दी। मुझे एक बड़े आम बिस्तर पर इतने सारे लोगों के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। क्या नर्क के महल को खुद पर शर्म नहीं आती? और भी बहुत कुछ है। आपने मेरी रहस्यमय शक्तियों को सील कर दिया है और यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, क्या आप डरते हैं कि मैं अभी भी भागने में सक्षम हो जाऊंगी? क्या आपको वास्तव में मुझे कदम रखने से भी रोकना होगा? आंगन के मुख्य दरवाजों से बाहर। फिर उसने उसकी ओर देखा और यह देखकर कि वह अपनी आस्तीनें फैलाकर चला नहीं गया है, उसने आगे कहा, चूंकि आपने मुझे दवा बनाने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है, तो कम से कम मेरे साथ एक विशिष्ट अतिथि के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। आप लोगों से पूछ सकते हैं, काले बाजार में वे लोग मुझे वैसे ही पूछते हैं जैसे वे अपने दादाजी के साथ करते हैं। यहाँ आप लोगों की तुलना में, क्या आप लोगों द्वारा अपने मेहमानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में बहुत कमी नहीं है? बच्चे को इतने साहसपूर्वक एक अतिथि के साथ व्यवहार करने के सही तरीके के बारे में हेल्स लॉर्ड से बात करते हुए देखकर ओल्ड लिन और ग्रे वुल्फ मदद नहीं कर सके, लेकिन बच्चे पर नजर चुराने से बच गए। उन्हें लगा कि बच्चा अपनी सोच में बहुत भोला था। आखिर वह एक कैदी था, वह किसी मेहमान के साथ सही व्यवहार करने जैसी चीजों के बारे में बात ही क्यों कर रहा था? हालांकि उन्हें इस बच्चे के प्रति भगवान की सहनशीलता के स्तर को देखने की कम से कम उम्मीद थी। इसने अब तक कई बार अपने प्रभु से उनकी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। नर्क के भगवान ने उस युवक के चेहरे पर अपनी नजर डाली जो आक्रोश से चिल्ला रहा था, और फिर उसने आदेश दिया, ग्रे वुल्फ, उसके लिए एक स्वतंत्र आंगन की व्यवस्था करो और वह नर्क के महल के भीतर घूमने के लिए स्वतंत्र है। जी महाराज। ग्रे वुल्फ ने स्वीकार किया। उसकी नजर फेंग जियू पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भगवान बच्चे के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है।
अपने भगवान को बाहर जाते हुए देखकर ग्रे वुल्फ ने धीरे से कहा, मेरे भगवान कृपया पहले लौट आएं। आपके अधीनस्थ की तबीयत ठीक नहीं है और वह चाहते हैं कि टावर में उपचार करने वाले मुझे देख लें। नर्क के भगवान ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया और संक्षेप में उत्तर दिया, मम्मा। पफ। घबराए हुए ग्रे वुल्फ को देखकर फेंग जियू अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने उस पर नजर डालने के लिए अपना सिर हिलाया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित आदमी एक बीमारी है। आपको इसका इलाज कराना चाहिए। एक बार जब वे शब्द बाहर आ गए तो नर्क का भगवान, जो बाहर जा रहा था, अपने कदमों में रुक गया और ग्रे वुल्फ को देखने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया, जो अपनी आंखें इतनी व्यापक रूप से खोलकर देख रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मारने वाला था। वह गहरी नजर फिर आगे बढ़ी और युवाओं की आंखों में देखने लगी जो खुशी से चमक रही थी। स्तंभन दोष। धीमी और अत्यधिक चुंबकीय आवाज एक बार फिर ग्रे वुल्फ पर गिरी। हेल्स लॉर्ड की नजर ग्रे वुल्फ के अपमानित चेहरे से नीचे की ओर तेजी से बढ़ती हुई उसकी कमर के ठीक नीचे एक क्षेत्र पर रुक गई। एक अदृश्य मुस्कान उसके होंठों के कोने पर घूम रही थी। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता के बिना यह अवश्य ही युवाओं का कार्य होना चाहिए। तो यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रे वुल्फ पिछले 2 दिनों से इतना सुस्त और परेशान था। यह तुम हो। इसके पीछे तुम ही मनहूस लड़के हो, है ना? ग्रे वुल्फ फेंग जियू को घूर रहा था। उसकी मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थी और उसके अंदर से जानलेवा क्रोध तेजी से भड़क रहा था। दुर्भाग्य से फेंग जियू उस जानलेवा नजर से बिल्कुल भी नहीं डरी, लेकिन उसने ग्रे वुल्फ पर प्रश्नवाचक नजर डालने के लिए अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह मैं हूं? तुम्हारे स्तंभन दोष से पीड़ित होने का मुझसे क्या लेना देना है? मत भूलो, मैं प्रसिद्ध और अत्यधिक प्रसिद्ध भूत चिकित्सक हूं और अगर मैं तुम में इतनी छोटी सी स्थिति का भी पता लगाने में सक्षम नहीं हूं, तो यह भूत चिकित्सक के रूप में मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। यह सुनकर ग्रे वुल्फ आग से उबल रहा था और उन अजीब निगाहों को देख रहा था जो हर कोई उस पर फेंक रहा था। वह बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन वह उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। खांसी। द हिल्स लॉर्ड ने थोड़ा खांसते हुए कहा, चूंकि आपको स्तंभन दोष है, इसलिए आपको इसका इलाज कराना होगा। टॉवर के भीतर कई हीलर हैं। बस उन्हें देखने के लिए कहें। ऐसा कहने पर नर्क का भगवान बाहर की ओर चला गया। फेंग जियू ने ग्रे वुल्फ पर एक नजर डालते हुए बुरी तरह से मुस्कुराया, इससे पहले कि वह बाहर चली जाती। एक बार बाहर, उसने नर्क के भगवान को बाहर आंगन में खड़ा देखा और वह उसके पास जाकर पूछने लगी, नरक के भगवान, क्या आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे? नर्क के भगवान ने घूमकर अपने सीने के ठीक सामने खड़े युवक की ओर देखा। उसकी गहरी आवाज धीमी थी और उसने कहा, यह जगह नर्क का महल है। यहाँ अपना स्थान मत भूलना और चीजों को बहुत दूर मत ले जाना, अन्यथा मैं उनकी ओर से आपसे व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। चेतावनी जारी करने के तुरंत बाद उसे जाते हुए देखकर फेंग जियू के मुंह से हल्की सी चीख निकली। इसके अंत में क्या वह यह नहीं कह सकता कि वह बहुत अदूरदर्शी थी और यह चलेगा? लेकिन उसे यह भी काफी अजीब लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे किस तरह से देखा। हेल्स लॉर्ड ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने इतने तरीकों से उसके सामने घुटने क्यों टेक दिए और उसे अपनी छोटी छोटी चालें खेलने की अनुमति दी। दरअसल फेंग जियू को यह नहीं पता था, क्योंकि हेल्स लॉर्ड ने पहले फेंग जियू के साथ अंकल लिंक के रूप में बातचीत की थी। उनकी नजर में फेंग जियू सिर्फ एक अत्यधिक सनकी और चालाक छोटा युवा था। लेकिन जैसे ही उसे इस युवक के प्रति अपनेपन की स्वाभाविक भावना महसूस हुई और अंकल लिंक की उसकी पुकार ने उसे संदेह करना शुरू कर दिया कि वह बूढ़ा हो सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नर्क के भगवान इस युवक के प्रति किसी भी तरह की शत्रुता का एहसास नहीं करा सके। हेल्स लॉर्ड के निर्देशों के अनुसार जब तक यह प्रतिबंधित मैदान नहीं था, फेंग जियू किसी अन्य स्थान पर स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम था। इसलिए उसे क्षेत्र के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को स्पष्ट रूप से जानने में आधा दिन भी नहीं लगा। उनमें से कई स्थानों पर सीमा अवरोध लगाए गए थे, लेकिन उसने उनमें कदम नहीं रखा। लेकिन इसके बजाय वह एक अच्छी जगह, अकादमी के ठीक पीछे पहाड़ के भीतर एक गर्म पानी का झरना खोजने में सक्षम हो गई थी। ऐसा कहा गया था कि वह स्थान जमीन का एक निजी टुकड़ा था जो स्वयं नर्क के भगवान का था और किसी और को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। फेंग जियू ने बस उस जगह को बाहर से देखा था और तुरंत चला गया था, क्योंकि उस जगह पर एक सीमा अवरोध स्थापित किया गया था। एक बड़ा चक्कर लगाने के बाद फेंग जी मेडिकल टॉवर पर वापस चली गई। तीसरे और चौथे स्तर पर गई जहां जड़ी बूटियां रखी हुई थी। उस जगह पर एक नजर डालने के लिए तुरंत खुद को दूर करने में असमर्थ हो गई।
काले बाजार से उसे जो जादुई जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद मिली थी वो कभी पूरी नहीं हुई थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर सब कुछ यही होगा। तुरंत उसने खुशी खुशी कुछ जादुई दवाएं चुन ली और वो कुछ चिकित्सीय मरहम बनाने का इरादा कर रही थी जो घावों को हटा सके। बूढ़ा लिन जो उसके पीछे आया था उसने देखा कि युवक अपनी टोकरी में रखने के लिए 10 से अधिक प्रकार की जादुई जड़ी बूटियां चुन रहा था और वो नीचे जाने ही वाला था कि बूढ़ा व्यक्ति मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपना मुंह खोलकर पूछा, तुमने यह सब किस लिए लिया? वे सभी अत्यधिक मूल्यवान जादुई जड़ी बूटियां हैं और उनमें से प्रत्येक की कीमत हजारों सोने के बराबर है। यह सुनकर फैंग जियू पूरी तरह से सीधी हो गई और उसने ओल्ड लिन की ओर देखा और कहा, यह सब निश्चित रूप से दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हेल्स लॉर्ड ने कहा कि वह फ्रॉस्ट पॉइजन के लिए एंटीडोट का उत्पादन करना चाहता था और मुझे उन पर थोड़ा शोध करने के लिए इन सभी को वापस लाने की आवश्यकता है। उन शब्दों पर ओल्ड लिन को अभी भी थोड़ा संदेह था क्योंकि उन्होंने कहा, लेकिन उन जड़ी बूटियों के औषधीय गुण फ्रॉस्ट जहर के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ओल्ड लिन, ऐसा लगता है कि आप यह नहीं जानते हैं। सभी जड़ी बूटियां और औषधियां आपस में जुड़ती हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे का प्रतिकार करती हैं। हालांकि मैं अभी तक मारक दवा बनाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि उन पर शोध करने के लिए उन्हें वापस लाना मेरे लिए कोई गलती नहीं होगी। जब वह बोल रही थी तो फैंग जियू का चेहरा गंभीर था, आचरण में वह बेहद नेक और कट्टर लग रही थी। ओल्ड लिन को आश्चर्य के क्षण में ले जाया गया और फिर अवाक रह गई। फिर, क्या कोई और चीज है जिसकी आपको आवश्यकता होगी? हमारे पास इस मेडिकल टॉवर में कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण हैं। यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। यह सुनकर फैंग जियू अचानक तब तक मुस्कुराई जब तक कि उसकी आंखें चमकती हुई दरारों में सिमट नहीं गईं और उसने कहा, ओल्ड लिन, तुम सच में बहुत अच्छे आदमी हो। चिंता मत करो, अगर मुझे लगता है कि मुझे और दवा की जरूरत है तो मैं और दवा के लिए यहाँ वापस आऊंगी और अगर मुझे किसी चिकित्सा उपकरण की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने आऊंगी। चलो चलें। आप मुझे कुछ चीजें चुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिनकी मुझे आवश्यकता होगी। वह ओल्ड लिन को कंधे पर थपथपाने लगी जैसे वह उसका कोई दोस्त हो और उसके साथ नीचे चली गई। उसी रात फैंग जियू ने अपने निजी और स्वतंत्र छोटे आंगन में ही निशान हटाने के लिए मरहम मिलाना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी ओर मुख्य भवन पर ओल्ड लिन हेल्स लॉर्ड को उन जड़ी बूटियों के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे जो फैंग जियू ने उस दिन मेडिकल टॉवर से ली थी और समाप्त होने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, लेकिन आपके अधीनस्थ सोचते हैं कि यह अजीब है। उन जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का उपयोग फ्रॉस्ट जहर के इलाज के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन घोस्टली ने जोर देकर कहा था कि जड़ी बूटियां उपयुक्त हैं। भूतिया, द हेल्स लॉर्ड ने ओल्ड लिन पर तिरछी नजर डालते हुए पूछा, उसकी आवाज उसके प्रश्न के अंतिम शब्दांश में एक सप्तक को ऊपर उठा रही थी। बूढ़ा लिन अचंभित हो गया और चुपचाप मन ही मन सोचने लगा, प्रभु ने उस मुख्य बिंदु को क्यों नहीं समझा जिसे वह देने की कोशिश कर रहे थे। वह प्रभु को सूचित कर रहा था कि उस युवक ने बहुत सारी बहुमूल्य जादुई जड़ी बूटियां ले ली हैं, लेकिन प्रभु ने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि युवक का नाम सुनने के बाद प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन उस क्षण उसने उस पर और अधिक गहराई से विचार करने का साहस नहीं किया और वह केवल यही उत्तर दे सका, यह सही है। उस युवक ने कहा था कि बस उसे भूतिया कहो और यह चलेगा। आपको बर्खास्त किया जा सकता है। नर्क के भगवान ने अपने हाथ के झटके से उसे जाने का संकेत देते हुए कहा, हे प्रभु, वे जड़ी बूटियां, अगर वह उन्हें चाहता है तो उन्हें दे दो। हाँ, मेरे भगवान। यह सुनकर ओल्ड लिन को एक शब्द भी अधिक कहने की हिम्मत नहीं हुई। वह जगह से पीछे हटने से पहले सम्मानपूर्वक झुक गया। वह कुछ देर और बैठा रहा और 2 कप शराब और पीने के बाद उठ खड़ा हुआ। बाहर इत्मीनान से टहलने के लिए उसने अपना कदम खोला, लेकिन वह अनजाने में खुद चलकर युवक के आंगन के बाहर पहुंच गया था। यह देखकर कि कमरे के अंदर अभी भी रोशनी जल रही थी और खिड़कियों पर कागज पर पड़ी छाया अंदर घूम रही थी, अचानक एक उद्देश्यपूर्ण क्षण आया और वो तुरंत अंदर चला गया। कमरे के अंदर फैंग जियू अच्छे मूड में थी क्योंकि उसने दर्पण के सामने अपने साथ मिलाए हुए मलहम को फैलाते हुए एक मजेदार छोटी सी धुन गुनगुनाई थी, यह सोचकर कि उसका चेहरा जल्द ही ठीक हो जाएगा और यहाँ पकड़े जाने और कैद किए जाने के कारण उसका खट्टा मूड आखिरकार शांत हो गया था। तुमने मेरी जड़ी बूटियां सिर्फ अपने लिए इतनी निरर्थक चीज बनाने के लिए ली? वाह! अचानक उसके पीछे से आई आवाज ने उसे बहुत चौंका दिया और वो सहज रूप से उछल पड़ी और पीछे मुड़ गई। उसने नर्क के भगवान को देखा और उसे नहीं पता था कि वह कब से अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर वहां खड़ा था, अपनी आंखों में जिज्ञासा भरी दिलचस्पी के साथ उसे घूरने के लिए।
यह तथ्य कि आप इस तरह इतना चौंक सकते हैं केवल यह दर्शाता है कि आपने बहुत सारे गंदे काम किए हैं। नर्क के भगवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उस युवक की ओर देखा, जिसका चेहरा उस काले और हरे रंग के पेस्ट से ढका हुआ था। जब फेंग जियू ने देखा कि यह नर्क का भगवान है, तो उसने अंततः राहत की सांस ली, उसका हाथ उसके दिल पर थपथपाया और उसने क्रोधित होकर कहा, मैं कहूंगी, मेरे शक्तिशाली नर्क के भगवान, बहुत रात हो चुकी है और आपने सोना नहीं बल्कि मेरी इस छोटी सी जगह पर किस लिए दौड़ना चुना है। यदि तुम यहाँ दौड़ना चाहते हो तो दौड़ो। आप अंदर आते ही इतनी चुपचाप और चोरी छिपे एक लपेटे की तरह तैरना क्यों चुनते हैं? आप उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको वास्तव में लोगों को इस तरह से डराना नहीं चाहिए, आप जानते हैं। उसकी निगाहों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर उसने अवचेतन रूप से अपने शरीर की ओर देखा और सोचा, हालांकि मैंने केवल अपना सफेद आंतरिक वस्त्र पहना है, लेकिन मेरी छाती के चारों ओर का अंदरूनी हिस्सा अभी भी बंधा हुआ, साधारण और सपाट है, मैंने कुछ भी उजागर नहीं किया है। क्या तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? फैंग जियू ने पूछा, समझ में नहीं आ रहा। और उस क्षण नर्क के भगवान का दिल थोड़ा उछल गया जब उसने उस चेहरे को देखा जो उस काले और हरे रंग के लेप से ढका हुआ था, त्वरित बुद्धि और चालाकी की चमक वाली उस जोड़ी आंखों के साथ, और उससे हेल लॉर्ड का ध्यान आया। तो यह वह है। यह 9 एंट्रैपमेंट वुड्स की वह छोटी लड़की है। वह छोटी सी लड़की जिसने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया था और उसे जीजा कहकर संबोधित करने से थक जाने के बाद उसे अंकल कहने लगी थी। जिसने उसे तब बचाया था जब उस पर अत्याचार किया जा रहा था और फ्रॉस्ट जहर दोबारा खत्म हो गया था। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसकी आंखों में एक अत्यधिक जटिल चमक चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गोल गोल चक्कर लगाने के बाद भी वह एक बार फिर उससे मिला था, एक युवा व्यक्ति के भेष में जिसने उसे धोखा दिया था। यदि उसने उसे उसके चेहरे पर फैले हरे और काले गू के साथ दो आंखों से नहीं देखा होता तो वह वास्तव में उसे पहचान नहीं पाता। हेल्स लॉर्ड द्वारा घूरे जाने पर थोड़ी असहजता महसूस करते हुए फेंग जियू का चेहरा तमतमा गया और उसने कहा, मैं कहूंगी, क्या हेल्स लॉर्ड को इस तरह मुझे घूरने के लिए यहाँ आने के बजाय रात के इस समय सो नहीं जाना चाहिए था? नर्क के भगवान की गहरी नजर फेंग जियू की छाती पर पड़ी जो केवल उसके आंतरिक वस्त्र से ढकी हुई थी और उसने देखा कि वह सपाट थी, कपड़े में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन उसके मन में 9 एंट्रैपमेंट वुड्स के उस दृश्य की यादें, जब उसने गलती से उस नर्म अनुभूति को अपनी मुट्ठी में महसूस किया था। तुरंत उसके कान थोड़े लाल हो गए और उसने जल्दी से बाहर निकलने के लिए बड़े कदम उठाए। क्या अजीब बात है। हेल्स लॉर्ड को इस तरह से चलते हुए देखकर फेंग जियू को केवल यह महसूस हुआ कि हेल्स लॉर्ड का स्वभाव बहुत अजीब था। वह आगे बढ़ी और दरवाजा बंद कर दिया, इससे पहले कि वह मरहम की एक और परत लगाने के लिए दर्पण के पास वापस जाती। फिर वह अपने चेहरे पर सारी गंदगी डालकर सो गई। अगले दिन जब फेंग जियू अपने पूरे चेहरे को मरहम से ढककर मेडिकल टॉवर पर आई तो ओल्ड लिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और उसने आगे आकर कहा, भूतिया, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या है? तुम अपना चेहरा धोए बिना बाहर क्यों आए हो? यह दवा है, मैं इसे अभी तक धो नहीं सकता। उसने अपने होठों पर दबी हुई मुस्कान के साथ कहा। ओल्ड लिन, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए चौथे स्तर पर जा रहा हूं। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? फिर से जड़ी बूटियां चुने जो आपने कल ली थी। कल का प्रयोग विफल रहा। ने देखो, इसमें से कुछ भी बर्बाद न करने के लिए मैंने उन सभी को अपने चेहरे पर लगा लिया है। फेंग जियू ने अपने चेहरे पर लगे मरहम की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। अरे! ओल्ड लिन अवाक था और वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। लेकिन जब उन्हें युवाओं के प्रति नर्क के भगवान के रवैये और नर्क के भगवान द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों के बारे में याद आया, तो उन्होंने नाराजगी भरी सांस ली और कहा, जाओ और अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां खुद उठाओ। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मुझे इसका रिकॉर्ड बनाना होगा और वो काम करेगा। मैं अभी भी किसी काम में व्यस्त हूं और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फेंग जियू की आंखें चमक उठी और उसने कहा, ओल्ड लिन, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उन सभी जड़ी बूटियों को बर्बाद कर दूंगी जिन्हें सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता? बूढ़ा लिन मन ही मन सोच रहा था, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा है, बल्कि यह कि नर्क के भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम उन्हें अपनी इच्छानुसार ले सकते हो। केवल नर्क का भगवान ही आपको इस तरह फिजूल खर्ची और बर्बादी की अनुमति देगा। बूढ़े लिन की नजर युवक के चेहरे पर पड़ी और यह सोचकर कि कल युवक ने जो अमूल्य जादुई जड़ी बूटियां चुनी थी वे सभी युवक के चेहरे पर मरहम में बदल गई हैं, वह दर्द की एक टीस महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या बेकार है, एक बेकार। अपना सिर हिलाते हुए ओल्ड लिन अपने काम में लग गया।
इसलिए फैंग जियू ऊपर गई और एक बार फिर अपने साथ कई जादुई जड़ी बूटियां ले गई और फिर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उनके साथ लगातार खिलवाड़ करती रही जब तक कि शाम नहीं हो गई, जब खट्टे चेहरे वाले ग्रे वुल्फ ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस बीच मुख्य भवन के दूसरे छोर पर हिल्स लॉर्ड अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए था, बिना हिले डुले उसी स्थिति में खड़ा था। यह ज्ञात नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा था। कभी कभी वह अपनी भौहें सिकोड़ लेता था और कभी कभी उसके होठों के कोने लगभग अज्ञात मुस्कान में बदल जाते थे। उस अत्यधिक अजीब दृश्य के कारण उसके बगल में खड़े काले वस्त्रधारी कृषक अत्यधिक क्रोधित हो गए, बल्कि भयभीत महसूस करने लगे। कप से एक घूंट लेते हुए उसे पता चला कि चाय ठंडी हो गई है। उसने अपने हाथ का प्याला नीचे रखा और पूछा, शेडो वन, ग्रे वुल्फ कहाँ गया? मेरे भगवान को रिपोर्ट करते हुए ग्रे वुल्फ एक बीमारी के बारे में भूत डॉक्टर से परामर्श करने गया। उसकी आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि उसने अपने भगवान को देखा जो बैठे थे और चाय डालने ही वाले थे कि अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर उसका भगवान हवा की तरह उड़ गया और उसे आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया। दूसरी तरफ फैंग जियू ने ग्रे वुल्फ को देखा, जिसके चेहरे ने दरवाजे पर खड़े होने पर एक बदसूरत रंग ले लिया था और उसकी भौहें अनजाने में ऊपर उठ गईं। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और पूछा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं अपनी हालत का इलाज कराने आया था। ग्रे वुल्फ ने किसी को मारने की इच्छा का विरोध किया और शांत स्वर में बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अत्यधिक कठोर आवाज और उसके शरीर के चारों ओर वह जानलेवा आभा अभी भी उसके दिल के भीतर की सच्ची भावनाओं को प्रकट कर रही थी। मैं भूतों का डॉक्टर हो सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सिर्फ किसी की बीमारी का इलाज करूंगा। फैंग जियू ने इत्मीनान से कहा, उसके चेहरे पर बेहद क्रोधित और धीमी मुस्कान तैर रही थी। इसके अलावा, क्या तुम मुझे यह नहीं दिखा रहे थे कि तुम पहले भी इतने महान थे? तुम्हें अपनी बीमारी के इलाज के लिए मेरी आवश्यकता क्यों होगी? ग्रे वुल्फ ने अपने दांत पीस लिए और उस अत्यंत क्रुद्ध करने वाले युवा को घूरकर देखा और कहा, यदि तुम्हारे कारण नहीं होता तो मैं ऐसा क्यों होता? अरे, वहीं रुको। फैंग जियू ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, बेहतर होगा कि आप ऐसी बकवास न करें। आप ही वह व्यक्ति थे जो स्वयं पुरुषों में रुचि रखते थे और इसके बजाय आप इसका दोष मुझ पर डाल रहे हैं। इसमें कोई तर्क नहीं है। यह कहते हुए उसके होठों के कोने मुड़ गए और उसने सिर से पांव तक अपनी निगाहें उस पर घुमाई और बुरी तरह मुस्कुराई। वास्तव में, मुझे लगता है कि आप इस तरह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। चूंकि आप भी इसी तरह झुके हुए हैं, अब जब आप इसे ऊपर नहीं उठा सकते हैं, तो आप बस आज्ञाकारी रूप से सबसे नीचे रह सकते हैं और यह काम करेगा। आप इस स्थिति का इलाज करने के लिए प्रयास क्यों बर्बाद करना चाहेंगे? आप फैंग जियू के शब्दों में ग्राफिक विवरण से ग्रे वुल्फ पूरी तरह से अपमानित हुआ, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। असहाय होकर वह केवल अपना जबड़ा भींचकर पूछ सका, इससे पहले कि आप मेरा इलाज करने में मदद करें, मुझे क्या करना चाहिए? ग्रे वुल्फ को चिंता से लाल आंखें होते देख फैंग जियू के चेहरे पर अभिव्यक्ति बेहद बुरी थी, क्योंकि उसने कहा, पुरुषों के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि इसे हर समय मजबूत रहना चाहिए। इसे नर्म छोड़ना आपके लिए स्वस्थ है। क्या आप समझते हैं? उसे पकड़कर लाल होते देख फैंग जियू ने सोच समझकर उसकी ठुड्डी को रगड़ा और फिर उसका चेहरा अचानक समझ में आ गया और उसने कहा, मुझे पता है। कोई समस्या नहीं। आप बस अपनी स्थिति मेरे हाथों में छोड़ सकते हैं और मैं गारंटी दूंगा कि आप संतुष्ट होंगे। लेकिन क्या हमें इलाज के लिए पारिश्रमिक के बारे में बात शुरू नहीं करनी चाहिए? यह देखकर कि युवा अंततः नर्म पड़ रहे थे, ग्रे वुल्फ ने चुपचाप राहत की सांस ली और पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैंने ओल्ड लिन से सुना है कि एक ऐसा अवसर आया था जब आप अपने लिए उच्चतम श्रेणी के 2 मोती हासिल करने में कामयाब रहे थे जो मुर्गी के अंडे जितने बड़े थे। प्रभु ने मुझे वह प्रदान किया। ग्रे वुल्फ ने फैंग जियू को घूरकर देखा। वे उसके सबसे बेशकीमती खजाने थे। यह सुनकर फैंग जियू ने भौहें ऊपर उठाई और फिर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि यह हमेशा यूं ही लटका रहे, कभी मुरझाए नहीं? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, ग्रे वुल्फ की तुरंत सांस फूल गई। उसने अपनी आंखों के सामने घृणित युवक को बुरी दृष्टि से देखा और ग्रे वुल्फ ने अपनी उंगली में पहनी स्पेस रिंग से 2 मोती निकाले जो उच्चतम श्रेणी के थे, मुर्गी के अंडे जितने बड़े थे, और मोती युवक को सौंप दिए। उन्हें ठीक से पकड़ो। अपने हाथों में 2 उच्च श्रेणी के मोती उठाकर फैंग जियू की आंखें संकीर्ण हो गईं और उसने खुद को चारों ओर घुमाया और अंदर जाते हुए कहा, अंदर आओ। अपनी शर्ट ऊपर उतारो और एक कुर्सी पर बैठ जाओ। ग्रे वुल्फ समारोह में खड़ा नहीं हुआ और उसने अंदर जाते ही तुरंत अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया और खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। वूहू, किसने सोचा होगा? आपका शरीर इतना जर्जर नहीं दिख रहा है।
जैसे ही वह उसके पीछे खड़ी हुई, उसकी निगाहें उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रमुख मांसपेशियों पर टिक गईं। उसने अपनी चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें उसके कूल्हे के आसपास कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं में चिपका दिया। यह हो चुका है। बस, मैं ऐसे ही ठीक हो गया। ग्रे वुल्फ थोड़ा स्तब्ध था। सुइयों से बस कुछ वार करने से वह ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसने उसकी ओर देखा और फिर उसके मुंह पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, हे, कोई जल्दी नहीं है। आप अब वापस जा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कल सुबह उठने पर आप परिणाम देखेंगे। उस समय ग्रे वुल्फ ने फैंग जियू के चेहरे पर बुरी और अत्यधिक भयावह मुस्कान नहीं देखी। अन्यथा वह उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करेगा। जैसे ही ग्रे वुल्फ अभी भी आधा संदेह में था और अपनी बेल्ट को सुरक्षित करते हुए अपने कपड़े वापस पहन रहा था, अचानक एक आकृति अंदर आती हुई आई। जब वे उसके शरीर पर गिरे तो वह ठंडी और डरावनी निगाहें बर्फ की तरह थीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बस जम गया हो, 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की भयावह और अत्यधिक दमनकारी आभा के कारण उसकी आवाज भी थोड़ी लड़खड़ा गई और थोड़ी कांपने लगी। माय लॉर्ड। टेल्स लॉर्ड की तीखी ठंडी नजर ग्रे वुल्फ के हाथ पर पड़ी जो उसकी बेल्ट को सुरक्षित कर रहा था। वे आंखें एक ठंडी और बर्फीली ब्लेड की तरह लग रही थी, जिसने लोगों के दिलों को ठंडा कर दिया। आपने उसके इलाज में मदद की। गहरी और जेट काली आंखों की जोड़ी फैंग जियू पर पड़ी, जो उनके पीछे किसी भी भावना को देखने में असमर्थ थी। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। फैंग जियू ने अपनी आंखें झपकाईं और सिर हिलाया। इलाज किया गया। वह थोड़ा हैरान होकर नर्क के भगवान की ओर देखने लगी। उसने सोचा कि वे दोनों आदमी थोड़े पागल थे। उसके कपड़े उतार दिए। उसकी नजर पूरी तरह से जमे हुए ग्रे वुल्फ पर चली गई। उसकी आवाज पहले से ही खतरे की हल्की सी लग रही थी। मम्मा, उन्हें उतार दिया। फैंग जियू ने सिर हिलाते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। उसके कपड़े उतारे बिना वह एक्यूपंक्चर कैसे करेगी? निस्संदेह उसे ऐसा करना पड़ा। तो इसका मतलब तुमने देखा। वह आवाज पहले से ही अत्यधिक हिमाच्छादित हो चुकी थी, जिससे ग्रे वुल्फ को इतनी ठंड लग रही थी कि वह ठंडे पसीने से तर हो गया। अपने दिल में आश्चर्यचकित हो गया कि उसने अपने भगवान को नाराज करने के लिए क्या किया है, या क्या उसने किसी तरह अनजाने में कोई वर्जना तोड़ दी थी। बेशक, मुझे बिना देखे एक्यूपंक्चर कैसे देना चाहिए? वह सोच रही थी कि चीजें काफी बेतुकी होती जा रही थी, खासकर तब जब उसे महसूस हो रहा था कि पूरे कमरे का तापमान अचानक काफी गिर गया है, जैसे कि अंदर ठंडी हवा का झोंका चल रहा हो। एक बेहद विचित्र घटना। उसके पूरी तरह से हतप्रभ चेहरे को देखकर नर्क के भगवान के दिल में कहीं से एक अनाम क्रोध उभर आया। उसने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपनी आस्तीनें ऊपर करके वह मुड़ा और चौड़े कदमों से बाहर चला गया। उसकी गहरी आवाज बेहद ठंडी और खतरनाक लग रही थी और गुस्से से भरी हुई लग रही थी। शेडो 1, ग्रे वुल्फ को क्लियर विंड टॉवर में फेंक दो। जब शेडो 1, जो अपने भगवान का पीछा करते हुए आया था, ने उन शब्दों को सुना, तो वह आश्चर्य से चकित हो गया और वह हकलाने में कामयाब रहा। साफ करें। साफ पवन टॉवर। शेडो 1 की नजर अंदर की ओर गई और उसने देखा कि वही स्तब्ध ग्रे वुल्फ वहां जमे हुए खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास में विकृत हो गया था। फैंग जियू एक पल के लिए आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया, अन्य 2 व्यक्तियों को देख रहा था। जब उसने 2 व्यक्तियों के चेहरों पर अविश्वास के भाव देखे, तो वह अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सकी और उत्सुकता से पूछा, क्लियर विंड टॉवर कैसी जगह है? कौन जानता होगा? अगर उसने न पूछा होता तो भी ठीक था। फैंग जियू के उस एक प्रश्न के साथ ग्रे वुल्फ का पूरा व्यक्तित्व लगभग ढह गया और वो तुरंत बाहर चला गया। माय लॉर्ड, आपका अधीनस्थ क्लियर विंड टॉवर पर नहीं जाना चाहता। माय लॉर्ड। ग्रे वुल्फ को इतनी जल्दी बाहर भागते देखकर शेडो 1 तुरंत अपने होश में आया और उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे चला गया। यदि प्रभु के आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो ग्रे वुल्फ क्लियर विंड टॉवर पर जाने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं होगा। वह खुद भी ग्रे वुल्फ के साथ बहुत अच्छी तरह से घसीटा जा सकता था। इसलिए उनमें से 2 को समान भाग्य भुगतने के बजाय शेडो 1 चाहता था कि उनमें से सिर्फ एक ही पीड़ित हो, इसलिए उसके पास ग्रे वुल्फ को निराश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग जियू दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने ग्रे वुल्फ की निराशा भरी चीख सुनी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और उसने मन ही मन सोचा, क्लियर विंड टॉवर कैसी जगह है? वास्तव में इसे सुनने मात्र से ग्रे वुल्फ के चेहरे का रंग बदल सकता है। और नर्क का भगवान यहाँ क्यों आया था? फिर वह इतने आवेश में क्यों चला गया? फैंग जियू धीरे से खुद से बुदबुदाती रही। उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस पर और कुछ नहीं सोचना चाहती।
वह अपने कमरे में लौट आई और दरवाजा बंद कर लिया और उन कामों को जारी रखा जो उसने पहले अधूरे छोड़ दिए थे। अगले दिन जब वह ओल्ड लिन के लिए चौथी कक्षा की दवा लेकर आई, जिसे उसने तैयार किया था, तो उसने देखा कि ओल्ड लिन अत्यधिक आश्चर्यचकित था और उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित थी और उसने तुरंत निराशाजनक मुस्कुराहट के साथ पूछने के बारे में सोचा, ओल्ड लिन, क्या मैं आपसे कुछ पता कर सकता हूँ? हा, यह क्या है? दूर पूछो, दूर पूछो। बूढ़े लिन ने दवा को सावधानी से ऐसे रख दिया जैसे कि यह कोई खजाना हो। वह पहले से ही बाद में भगवान को दिखाने के लिए लाने की सोच रहा था। क्लियर विंड टॉवर किस तरह की जगह है? फैंग जियू ने पूछा और उसने लापरवाही से ओल्ड लिन की मेज पर रखे नाश्ते का एक टुकड़ा उठाया और कुतरने लगी। क्लियर विंड टॉवर समलैंगिक पुरुषों के लिए वेश्यालय है। आप मुझसे इसके लिए क्यों पूछ रहे हैं? ओल्ड लिन कल पूरे दिन मेडिकल टॉवर के अंदर ही रहा था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ग्रे वुल्फ को हिल्स लॉर्ड के आदेश के तहत क्लियर विंड टॉवर में फेंक दिया गया था। खांसी खांसी, क्या समलैंगिक समलैंगिक पुरुष? फैंग जियू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और फिर जोर से हंसने लगी। हा। समलैंगिक पुरुषों के लिए एक वेश्यालय। अपने सामने युवाओं को इतनी खुशी से हंसते हुए देखकर ओल्ड लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आपको किसी और जड़ी बूटी की जरूरत है तो बस ऊपर जाकर उनकी मदद करें। मैं पहले भगवान के लिए दवा लाऊंगा। यह कहते हुए वह खुद बाहर चला गया और फैंग जियू को अकेले ही खुशी से हंसने के लिए छोड़ दिया। जब ओल्ड लिन मुख्य भवन में आए और उन्होंने ग्रे वुल्फ का कोई निशान नहीं देखा, जो हमेशा भगवान के बगल में रहता था, बल्कि उसने शैडो वन को यार्ड में पहरा देते हुए पाया, तो उसने पूछा, शैडो वन, मुझे ग्रे वुल्फ आसपास क्यों नहीं दिख रहा है? उन शब्दों को सुनकर शैडो वन के मुंह का एक कोना हिल गया और उसने अंदर की ओर एक त्वरित नजर डाली, इससे पहले कि वह धीमी आवाज में फुसफुसाए, ग्रे वुल्फ क्लियर विंड टॉवर में ग्राहकों की सेवा कर रहा है। क्या? बूढ़ा लिन चौंक गया और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्लियर विंड टावर में ग्राहकों को सेवा दे रहा हूं। क्या उसने इसे सही ढंग से सुना? शैडो वन ने चिल्लाते हुए अंदर की ओर इशारा किया और ओल्ड लिन को अपनी आवाज धीमी रखने का इशारा किया। बूढ़े लिन ने अपने चेहरे पर ठंडा पसीना पोंछा और कहा, मुझे प्रभु को कुछ बताना है। मैं अब अंदर जाऊंगा। अध्ययन डेस्क के सामने हेल्स लॉर्ड बैठे उन समाचारों और सूचनाओं का अवलोकन कर रहे थे जो विभिन्न स्थानों से यहां भेजे गए थे। उसी समय कमरे के दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई और ओल्ड लिन की आवाज अंदर आई। माय लॉर्ड, आपके अधीनस्थ के पास कुछ ऐसा था जिसकी मुझे रिपोर्ट करनी है। अंदर आए। बूढ़े लिन ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद अंदर चला गया। डेस्क के पीछे काले कपड़े में व्यस्त व्यक्ति को देखकर वह आगे बढ़ा और दवा पेश करने से पहले सम्मानपूर्वक झुक गया। माय लॉर्ड, यह दवा घोस्टली द्वारा बनाई गई थी और आपके अधीनस्थ ने इसे देखा है। यह चौथी श्रेणी की है। उन शब्दों को सुनकर नर्क के भगवान ने अपने हाथों में पकड़े हुए स्क्रॉल को नीचे रख दिया और अपना सिर ऊपर उठाकर कहा, उसने चौथी श्रेणी की दवा बनाई है। हाँ, और यह श्रेष्ठ चौथी श्रेणी की है। हमारे मेडिकल टॉवर में उत्पादित सभी दवाओं में से हमने कभी भी श्रेष्ठ चौथी श्रेणी की कोई दवा नहीं देखी है। जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो ओल्ड लिन काफी उत्साहित हो गए। उसने सोचा नहीं था कि साधारण दिखने वाली भूतिया के पास सचमुच ऐसी क्षमताएं होंगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान ने बच्चे के साथ ऐसा विशेष व्यवहार किया। हेल्स लॉर्ड बोलने से पहले एक पल के लिए गहरे विचार में था। जब आप वापस जाएं, तो युवक को बोतल पर अपना प्रतीक चिन्ह लगाने दें और फिर दवा को नीलामी घर में भेज दें। उनसे इसे घोस्ट डॉक्टर के नाम पर नीलाम करने के लिए कहें। यह सुनकर ओल्ड लिन थोड़ा चौंका। माय लॉर्ड घोस्ट डॉक्टर की प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं। यदि यह हेल्स पैलेस के हाथों से किया गया था, तो घोस्ट डॉक्टर का नाम पूरे ग्रीन गैलेप्स कंट्री में जाना जाने में 3 महीने से भी कम समय लगेगा। इसे संपन्न करें। हेल्स लॉर्ड अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया कि ओल्ड लिन को चले जाना चाहिए। जी महाराज। बूढ़ा लिन झुका और फिर कमरे से बाहर चला गया। और दूसरी तरफ क्लियर विंड टॉवर के भीतर ग्रे वुल्फ, जो अपने ही कमरे में छिपा हुआ था, उसकी नजर उसके निचले शरीर पर पड़ी और उसने अपने जबड़ों को कसकर भींच लिया और उसने शाप दिया, वह दुष्ट। मुझे पता होना चाहिए था कि वह मेरे साथ इतनी आसानी से व्यवहार करने के लिए इतना दयालु नहीं होगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अच्छा नहीं किया। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और एक नाजुक दिखने वाला और गोरी त्वचा वाला आदमी अंदर आया। उसने ग्रे वुल्फ पर एक निश्चित कठोरता से खड़े हिस्से पर नजर डाली और वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। ग्रे वुल्फ, मैं कहूंगा कि आप किस बारे में इतने निराश हैं। अन्य लोग चाहते हैं कि आप हमेशा खड़े रह सके और आप यहाँ हैं।
देखो कितना समय हो गया है, अभी भी सीधा है। उस स्थायी शक्ति ने हम सभी को पूरी तरह से धूल में पीछे छोड़ दिया है, आप जानते हैं। यह सुनकर ग्रे वुल्फ ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी हंस रहे हो। क्या तुम्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचने में मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या तुम अब भी मुझे एक भाई के रूप में देखते हो? मैं पूरी तरह से बिना किसी विचार के नहीं हूं। वह आदमी आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया और बोला, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह किस तरह की जगह है और हमारे पास समलैंगिक पुरुषों की कोई कमी नहीं है। उस आग को बुझाने के लिए मैं आपके लिए उनमें से कुछ क्यों नहीं लाता? इसे पहले से ही बदतर बनाना बंद करो। मैं काफी निराश हूं, ग्रे वुल्फ ने क्रोधित स्वर में कहा। फिर ठीक है। उस आदमी ने अपने हाथ एक साथ ताली बजाई और उसके ठीक बाद कई परिचारक लाल रंग का और लगभग पारदर्शी सरासर लबादा और कुछ लाली लिए हुए आए। उस दृश्य को देखकर ग्रे वुल्फ तुरंत अपने गार्ड के साथ वापस कूद गया और पूछा, आप क्या करने की सोच रहे हैं? वह आदमी बुरी तरह हंसा और बोला, निश्चित रूप से मैं सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन कर रहा हूं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें यहां इस कमरे के अंदर छुपे रहने दे सकता हूं? ट्रेन यू, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। मैं सिर्फ भगवान के आदेशों का पालन कर रहा हूं और मैं चीजों को बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा। निश्चिंत रहें, मैं आपका थोड़ा ख्याल रखूंगा और आपको अपना पहला समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथ हिलाकर संकेत दिया कि परिचारकों को ग्रे वुल्फ को उसके कपड़े बदलने में मदद करने के लिए आगे बढ़ना था। मैं खुद को बदल दूंगा, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ग्रे वुल्फ चिल्लाया, लेकिन फिर भी उसने कपड़े का वह लाल छेद उठाया जो सिकाडा के रेशम की तरह पतला था। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया और उसने कहा, मैंने बस इसे पहना है। यह पूरी तरह से पारदर्शी है। ट्रेन यू ने उस पर तिरछी नजर डाली और कहा, आप वहां पूरी तरह से नग्न होकर जाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके स्टार आकर्षण होने के साथ इन कुछ दिनों में हमारा व्यवसाय निश्चित रूप से विस्फोटक होगा। और इस तरह ग्रे वुल्फ को उस सरासर लाल धुंध में बदलने के लिए मजबूर किया गया, मेकअप के साथ, और मंच पर भेजा गया। इस बीच दूसरी ओर, यह सुनकर कि नर्क के भगवान बाहर चले गए हैं, फैंग जियू गर्म पानी के झरने में अच्छा स्नान करने के लिए पीछे पहाड़ पर चली गई। फैंग जियू को अपने छोटे से आंगन में रहने की तुलना में पीछे पहाड़ के इस गर्म पानी के झरने में रहना अधिक सुरक्षित लगता था। वे लोग जब चाहे तब उसके आंगन में आ जाते थे और उन्हें खटखटाने की भी जहमत नहीं होती थी, जिससे उसे नहाना भी मुश्किल हो जाता था, जिससे उसे जल्दी से काम निपटाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसकी तुलना कैसे की जा सकती है कि वह आराम से और स्वतंत्र रूप से अपना समय यहाँ बिता सकती है, किसी भी क्षण लोगों के आने से डरने की जरूरत के बिना। 1 घंटे तक खुद को भिगोने के बाद उसने खुद को तैयार किया और जगह से मलहम निकाला और अपने चेहरे पर इसकी एक परत लगा ली। हाल के दिनों में, चाहे रात हो या दिन, उसका चेहरा हमेशा मलहम की एक परत से ढका रहता था। उसने पहले खुद की जांच की थी। उसके चेहरे पर निशान काफी हद तक हल्के हो गए थे और उन्हें गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मरहम लगाने के बाद वह चुपचाप पीछे पहाड़ के गर्म झरने को छोड़कर अपने छोटे से आंगन में चली गई। अपने कमरे में वापस आकर उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर दिए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित करने के लिए अंतरिक्ष में जाने से पहले पूरी जगह को अंधेरे में ढकने के लिए मोमबत्ती बुझा दी। यहां आने के बाद से उसे खेती करने का अधिक अवसर नहीं मिला, क्योंकि एक भी क्षण की लापरवाही से स्पेस रिंग पर उसका कब्जा हो सकता था और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का पता चल सकता था। एक बार अंतरिक्ष के अंदर जाकर वह फायर फीनिक्स को देखने गई, जो अभी भी गहरी नींद में था। यह देखते हुए कि उसमें जागृति का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, वह कमल की स्थिति में बैठ गई और अभ्यास करते समय क्यूई एकत्रीकरण मंत्र का पाठ किया। रात के दूसरे पहर तक वह बाहर के शोरगुल से चौंककर जाग गई और वह तेजी से फ्लैश के साथ कमरे से बाहर निकलकर अपने बिस्तर पर आ गई, जहां उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। भूतिया, जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। बूढ़ा लिन हड़बड़ाहट में था और वह उसे बाहर खींचने के लिए आगे बढ़ा। बूढ़ा लिन, फैंग जियू ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या हुआ? हम आधी रात को कहां जा रहे हैं? द हेल्स लॉर्ड हार्टलेस फ्लेम लोड्स को चुराने के लिए पॉइजन गॉज में गया और घायल हो गया। उसे देखने के लिए जल्दी से मेरे साथ आओ। यह जानते हुए कि फैंग जियू के पास चिकित्सा में महान कौशल है, यह जानकर कि भगवान घायल हो गए हैं, ओल्ड लिन सबसे पहले फैंग जियू को अपने साथ खींचने के लिए यहां पहुंचे थे। यह सुनकर फैंग जियू हतप्रभ रह गई और उसने पूछा, क्या उसकी खेती बहुत शक्तिशाली नहीं है? उसे चोट कैसे लगी?
हालांकि जब वह बोल रही थी तो उसने अपने बिस्तर के सिरहाने पर रखे कोट को पकड़ लिया और उसे पहन लिया और ओल्ड लिन के पीछे पीछे चलने लगी। आपको नहीं पता होगा कि पॉइजन गॉज किस तरह की जगह है। यह हर जगह जहरीले जहर से भरी हुई जगह है और पॉइजन गॉज के भगवान स्वयं नवजात आत्मा चरण में अत्यधिक शक्तिशाली हैं, अमरता के साधक हैं और वो जहरों में पारंगत हैं। इसलिए चाहे हमारा भगवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अनजाने में है कि वह बचकर बच सकता है। फैंग जियू ने ओल्ड लिन का पीछा किया क्योंकि वे मुख्य भवन की ओर तेजी से बढ़े। वह प्रांगण जो स्वयं नर्क के भगवान का था, यह पहली बार था जब फैंग जियू इस स्थान पर आए थे। ओल्ड लिन फैंग जियू को जल्दी से कमरे में ले गया और उसने चिंतित होकर पूछा, शैडो वन, भगवान कैसे हैं? उन्हें कहाँ चोट लगी है? क्या यह गंभीर है? अपने नितंबों को उजागर करके बिस्तर पर लेटे हुए, जैसे ही शैडो वन उसके घाव की देखभाल कर रहा था, हेल्स लॉर्ड ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और ओल्ड लिन के पीछे आ रही आकृति को देखा। उसने तुरंत खुद को ढकने के लिए कंबल खींच लिया और अपमान के लगभग न पहचाने जाने योग्य निशान के साथ धीमी और ठंडी आवाज में गुर्राया, बाहर निकलो। फैंग जियू अभी यह देखने में भी सक्षम नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा था, इससे पहले कि उसने देखा कि एक वायु तत्व बल सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है, जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को बाहर धकेल दिया है। सिर्फ फैंग जियू ही स्तब्ध नहीं था। यहाँ तक शैडो वन जो हेल्स लॉर्ड के घाव पर पट्टी बांध रहा था और ओल्ड लिन जो यहाँ भागते हुए आए थे, समान रूप से हैरान थे। मेरे नाथ, उसे बाहर निकालो, द हेल्स लॉर्ड ने दबे स्वर में कहा। यह देखकर शैडो वन तुरंत बाहर आया और घबराए हुए फैंग जियू से कहा, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। फैंग जियू ने अपना सिर थोड़ा बाहर बढ़ाया, यह देखने के लिए थोड़ा अंदर झांकना चाहा कि क्या हो रहा था जब उसने नर्क के भगवान की आवाज सुनी। छाया एक, उस व्यक्ति को बाहर फेंक दो। यह सुनकर फैंग जियू तुरंत बाहर खिसक गई क्योंकि वह नाराजगी में बड़बड़ाने लगी, यहाँ आने का विचार मेरा नहीं था, चिल्लाने की क्या जरूरत है? यह बिल्कुल बेतुका है। बूढ़ा लिन फिर जल्दी से अंदर चला गया और उसने पूछा, भगवान कहाँ घायल है? उसकी जान के पीछे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। मैंने भगवान के घाव का इलाज किया है और जहर को बाहर निकाल दिया है। भगवान ने जहर मुक्त अमृत भी ले लिया है और यह अब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन बांह पर तलवार का घाव भगवान को अगले कुछ दिनों तक इसे बहुत ज्यादा हिलाने की इजाजत नहीं देगा। जैसे ही शैडो वन बोला, उसने हेल्स लॉर्ड की ओर देखा और कहा, हे भगवान, घाव पर दवा नहीं लगाई गई है। यह सुनकर नर्क के भगवान ने कंबल खोल दिया, जिससे नितंबों के पास उसकी जान के पीछे का घाव दिखाई देने लगा। चूंकि घाव एक जहरीले सांप के काटने के कारण हुआ था, शैडो वन ने घाव पर एक छोटा सा क्रॉस काट दिया था और फिर जहर को शुद्ध करने के लिए अपनी क्यूई को बुलाया था। वह दवा लगाने ही वाला था कि वे दोनों तेजी से अंदर आए। लेकिन वे सभी पुरुष थे। तो फिर भगवान ने भूत डॉक्टर को बाहर क्यों भगाया था? हालांकि उसके दिल में संदेह भर गया था, लेकिन उसने अपने भगवान से सवाल करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह ओल्ड लिन को सत्ता संभालने की अनुमति देने के लिए एक तरफ पीछे हट गया। दवा लगाने के बाद ओल्ड लिन ने घाव पर पट्टी बांधी और हेल्स लॉर्ड ने बेल्ट बांधने से पहले अपनी पैंट पहनी, जहां उसने बांह पर घाव पर काम किया। बाहर आंगन में फैंग जियू कुछ ऊब महसूस कर रही थी और आकाश में तारों को देख रही थी, सोच रही थी कि लेंग शून कैसा कर रहा है। उसका कोई संकेत न मिलने पर लेंग शून को आधी चिंता हुई होगी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि अब समय आ गया है कि उसे वहां से खिसक जाना चाहिए। लेकिन कई दिनों से यहां आने के कारण वह यह नहीं देख पा रही थी कि नर्क का भगवान कैसा व्यक्ति था। वह हेवनली हॉट फ्लेम लोड्स को चुराने के लिए पॉइजन गॉज में गया था, जो 1000 साल के फ्रॉस्ट पॉइजन के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कीमती जादुई जड़ी बूटियों में से एक थी। 1000 साल का फ्रॉस्ट जहर, नर्क के भगवान और वो बड़ी दाढ़ी वाले अंकल, ये तीन लोग कैसे जुड़े थे? वह गहराई से सोच रही थी, तभी उसके कानों में ओल्ड लिन की आवाज सुनाई दी। भूतिया, क्या तुम अभी भी यहीं हो? तुम वापस जा सकते हो और अब सो सकते हो। भगवान ठीक है, ओल्ड लिन ने माफी मांगते हुए कहा। उसने सोचा था कि भगवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसलिए उन्होंने घोस्टली को अपने साथ यहां आने के लिए खींच लिया था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि भगवान उन्हें बाहर निकाल देंगे। ओल्ड लिन, हेवनली हॉट फ्लेम लोड्स एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बिना फ्रॉस्ट पॉइजन का इलाज नहीं किया जा सकता। हेल्स लॉर्ड ने इसे पॉइजन कंट से चुराने के लिए बहुत कष्ट उठाया था। हेल्स लॉर्ड के लिए यह व्यक्ति कौन है जो फ्रॉस्ट पॉइजन से पीड़ित था? यह, हाँ, तुम्हें इसके बारे में भविष्य में पता चलेगा। बूढ़े लिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, इतनी देर हो गई है और यदि आप सोने नहीं जा रहे हैं, तो मुझे अभी भी थोड़ी देर और कुछ पल के झपकाने के लिए वापस लौटना होगा।
मैं बूढ़ा हो रहा हूं और आप जैसे युवाओं के साथ तुलना करने में असमर्थ हूं। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ लहराया और बाहर जाने लगा। यह देखकर फैंग जियू भी उठ खड़ी हुई और अपने छोटे से आंगन में थोड़ी देर के लिए सोने के लिए वापस जाने के लिए तैयार थी। क्या पता था कि तभी पीछे से एक आवाज उस तक पहुंचेगी। भूत डॉक्टर, मैं तुम्हें पीछे रहने और रात की निगरानी करने की इजाजत दे रहा हूं। यह सुनकर फैंग जियू ने असमंजस में अपना सिर पीछे घुमाया और कहा, रात की निगरानी? किस लिए? शैडो वन ने अपनी नजर युवक पर डाली और फिर कहा, भगवान के आदेश के अनुसार कुछ भी नहीं होना चाहिए या क्यों? भगवान का पैर और हाथ ठीक नहीं है और आपको बस वही करना होगा जो भगवान आपसे कहते हैं। यह देखकर कि शैडो वन भी बोलने के बाद जा रहा था, फैंग जियू की आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर आए। कमरे के अंदर से आती आवाज सुनकर उसने दांत भींच लिए और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। कमरे के भीतरी हिस्से में आकर उसने नर्क के भगवान को अपने बिस्तर पर आधा लेटा हुआ देखा, फिर उसने पूछा, यह क्या है? नर्क के भगवान ने उस पर नजर डाली और यह नहीं पता चला कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक संक्षिप्त क्षण के बाद उन्होंने फिर कहा, मुझे साफ कपड़े बदलने में मदद करें। आपने शैडो वन से खुद को बदलने में मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा? उसके शब्द सहज रूप से निकले थे और उन्होंने तुरंत नर्क के भगवान की ओर से बर्फीली नजर डाली। यह देखकर वह कायरता से पीछे हट गई और उसने पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अलमारी में। उसकी नजर उस पर पड़ी और उसने देखा कि वह अलमारी खोलकर उसके कपड़ों को एक बड़े अस्त व्यस्त तरीके से उलट पलट रही थी और फिर एक काले बाहरी वस्त्र के साथ सफेद आंतरिक वस्त्र का एक सेट निकाल रही थी। बिस्तर के पास आकर फैंग जियू ने बिस्तर पर लेटे हुए उसे घूरकर देखा और अचानक हंसते हुए उसने पूछा, तुम्हें अपने कपड़े उतारने में मेरी मदद की जरूरत है? पट्टी। उसकी निगाहें उस पर टिकी थी, सोच रही थी कि क्या किसी लड़की की शर्मीली हरकत का कोई निशान होगा। हालांकि उसे बहुत निराशा हुई जब उसने देखा कि उसके कहे एक शब्द से तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। उसकी आंखें अचानक एक भेड़िए की तरह लग रही थी, जैसे कि वे उसके शरीर पर टिकी हो। वे आंखें भूखी और वासना से भरी हुई थी। उसे इस तरह देखकर वह वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सका कि किस तरह का परिवार एक लड़की को इस तरह बड़ा होने के लिए तैयार करेगा। एक और बात थी जिसने उन्हें बहुत चकित कर दिया। उसके स्पर्श के विरुद्ध वह न जाने कब से एक आदत बन गई थी कि उसे उस तरह की घृणा महसूस नहीं होती थी जो उसे अन्य महिलाओं द्वारा छूने पर महसूस होती थी। उन्होंने उस अजीब घटना को इस तथ्य के कारण बताया कि उन्होंने हमेशा गलती से उसे एक युवा पुरुष के रूप में सोचा था, जिसने किसी भी प्रकार की अस्वीकृति न दिखाने का मन बना लिया था। उसे यह कहते हुए सुनकर फैंग जियू अचानक बहुत उत्साहित हो गया। जैसे ही उसने बिस्तर के सिरहाने पर कपड़े रखे, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने अपनी लार वापस निगल ली। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी जब उसने पूछा, फिर मैं अब उन्हें उतारने जा रही हूँ। केवल अपने भगवान को कपड़े बदलने में मदद करने से आप इतने उत्साहित हो सकते हैं? किस चीज से आप इतने उत्साहित हो रहे हैं? उसने यह सोचकर पूछा कि यह बहुत ही हास्यास्पद है और महसूस किया कि उसके दिमाग के काम करने का तरीका वास्तव में बहुत अजीब था। हे, क्या मैंने यह पहले नहीं कहा? मुझे सुंदर पुरुष सबसे ज्यादा पसंद है। विशेष रूप से आप जैसे व्यक्ति, नरक के भगवान। मुझे नरक के भगवान के कपड़े बदलने का दुर्लभ अवसर दिया गया है, मैं अपनी उत्तेजना को कैसे रोक सकता हूँ? उसने बेहद मुस्कुराती हुई आंखों के साथ कहा। उसके हाथ उसके टॉप को खोल रहे थे। शर्ट का अगला भाग आधा खुला हुआ था, जिससे उसकी छाती पर अत्यधिक सेक्सी कांस्य सोने की पेक्टोरल मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, जिससे फैंग जियू लगातार निगल रहा था। लानत है, ये कातिलाना शरीर है या कुछ और? एक आदमी का खूबसूरत नमूना बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी शर्ट का अगला हिस्सा आधा खुला हुआ था। उसकी आंखों के ठीक सामने कांस्य सोने का संदूक चिढ़ा रहा था। उसके चेहरे को ढकने वाले आधे चेहरे के मुखौटे से उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गहरी और मर्मज्ञ आंखों की जोड़ी शैतान की तरह अत्यधिक मोहक थी। आकर्षक पतले होंठ किसी अज्ञात खुशी से थोड़े खुले हुए थे और कोने हल्के से मुड़े हुए थे। उस शरीर से मर्दाना आकर्षण इतनी तीव्रता से फूट रहा था कि फैंग जियू खुद को सीधे उस पर झपटने से रोक नहीं पाई। वो लोगों के लिए उस पर अपराध करने के लिए बस एक जबरदस्त प्रलोभन था। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास ऐसी प्रभुत्वशाली शक्ति थी, टीएसके, तो वह सीधे ही उस पर झपट पड़ती। उसी क्षण नर्क के भगवान ने उसके कथन के कारण कहा, सुंदर पुरुषों से सबसे अधिक प्यार करो। विशेष रूप से नर्क के भगवान जैसे पुरुष उसके दिल की धड़कन बढ़ा देंगे। उसके दिल में जो अजीब भावना उठी, वह उसके लिए पहली बार थी। थोड़ी खुशी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि एक हल्की सी लहर उसके होठों के कोनों पर छा गई है।
उसे अपने शरीर के कारण अपनी लार गटकते हुए और उसकी आंखें बिल्कुल चमकती हुई देखकर उसे अजीब तरह का गर्व और उल्लास महसूस हुआ। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उस समय उसकी भावनाएं असामान्य थी, तो उसकी आंखों में एक बेचैनी सी छा गई और उसने हल्के से खांसते हुए धीमी और थोड़ी तनावपूर्ण आवाज में कहा, देरी करना बंद करो और तेजी से काम करो। जरूर जरूर। उसकी आंखें मुस्कुराहट में दो चाप बन गई थी और उसने तुरंत उसकी शर्ट उतार दी। उसका हाथ अभी उसकी पैंट के ऊपर से ही छुआ था कि उसने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो? एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। आप अपनी पैंट नहीं बदल रहे हैं? फैंग जियू ने भौं उठाकर पूछा। उन शब्दों को सुनकर और फिर चमकती आंखों की जोड़ी को कामुकता से घूरते हुए देखकर नर्क के भगवान का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने कहा, सिर्फ शर्त से काम चल जाएगा। ओह। जब उसकी नजर पैंट की डोरी पर पड़ी तो फैंग जियू ने थोड़ा उदास होकर कहा, बस इतना करीब, इतना करीब। उसके चेहरे पर उस भाव को देखकर हेल लॉर्ड का मुंह घूम गया। वह खुद को उसकी ओर और देखने में असमर्थ हो गया और उसने दूसरी दिशा में देखने के लिए अपनी आंखें घुमा ली। खून से सनी अपनी शर्ट बदलने के बाद नर्क का भगवान अंततः आराम करने के लिए लेट गया और फिर आदेश दिया, तुम बाहरी कमरे में सो जाओ और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फैंग जियू ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप अपना मुखौटा नहीं हटा रहे हैं? ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा अपना मुखौटा पहने रहता है, यहाँ तक सोते समय भी, जैसे वह नहीं चाहता कि वह उसे पहचान सके। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वही व्यक्ति हो जिसे वह जानती थी? बाहर नर्क के भगवान ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। यह देखकर फैंग जियू ने अपने कंधे उचकाए और कुछ नहीं कहा और वह नर्म लाउंज पर लेटने के लिए कमरे के सामने के हिस्से में चली गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन सो नहीं पाई क्योंकि उसका मन सोच रहा था कि वह कैसे बच जाएगी। इससे पहले कि वह भाग जाए, क्या उसे उन जादुई जड़ी बूटियों में से कुछ चुराकर अपने साथ लानी चाहिए। अगली सुबह नर्क का भगवान जाग गया और अपने कमरे के सामने वाले हिस्से में चला गया और उसने लाउंज में एक आकृति को लिपटे हुए देखा। उसके चेहरे पर लगा काला और हरा मलहम रात भर में लगभग सूख गया था और सतह की परत थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन वह व्यक्ति अभी भी गहरी नींद में था और सूअर की तरह खर्राटे ले रहा था। उसने एक पैर उठाया और उसके पैर को थपथपाया लेकिन वह और अधिक सिकुड़ गई और बुदबुदाया, जाओ किनारे खेलो, मुझे परेशान मत करो। नर्क के भगवान के चेहरे पर एक भौं उभरी हुई थी, उसकी गहरी नजर एक गहरी चमक के साथ चमक रही थी। वह उसे घूरता रहा और फिर बाहर आंगन में चला गया और पहरेदारों को उसे धोने के लिए पानी लाने का आदेश देने लगा। जब यह चेन घंटे सुबह 7 से 9 बजे के बीच पर पहुंचा, तो फैंग जियू ने हलचल की और खुद को पलट लिया, यह भूल कर कि वह एक संकीर्ण लाउंज में सो रही थी। अपने शरीर की उस करवट के साथ वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि नर्क के भगवान, जो बाहर नाश्ता कर रहे थे, ने भी इसे सुन लिया। ओह। वह दर्द से हौंफने लगी और खड़े होते ही अपनी बांह को रगड़ने लगी। गिरने से उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जाग गया और उसने अचानक दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति को देखा जो उसे काफी खुश देख रहा था, जहां उसने फिर उसे गुस्से से घूर कर देखा। क्या देख रहे हो? पहले कभी किसी को जमीन पर गिरते नहीं देखा। पफ। शैडो वन ने अपनी हंसी रोकी और सिर हिलाते हुए कहा, मैंने वास्तव में ऐसा कोई नहीं देखा जो अपने बिस्तर से गिरने तक सोता हो। आप कितनी गहरी नींद में थे? फैंग जियू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर इसकी जांच करने के लिए उसके चेहरे पर औषधीय मरहम महसूस किया। यह पाते हुए कि यह पहले ही सूख चुका है, उसने तुरंत कहा, मैं पहले कदम उठाऊंगी। शैडो वन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बाहर चली गई। जब वह बाहर आंगन में आई तो उसने नर्क के भगवान को नाश्ता करते देखा और जो कदम उसे बाहर ले जा रहे थे, वह अचानक लड़खड़ा गए जब उसने उसकी मेज पर उत्तम व्यंजन देखे। फिर वह तुरंत बाहर गार्ड से चिल्लाई, मेरे लिए एक और कटोरा और चॉपस्टिक की एक जोड़ी लाओ। इसके बाद वह जल्दी से पीछे गई और मेज पर आने से पहले अपना मुंह धोया और खुद बैठ गई। मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने गार्ड द्वारा लाए गए कटोरे और चॉपस्टिक को स्वीकार कर लिया और फिर उसमें से एक टुकड़ा खाने से पहले असभ्य तरीके से हरे रंग की पकौड़ी उठा ली। उसकी आंखें चमक उठी और वह मुंह में भोजन रखते हुए बड़बड़ाने लगी, मम्मा, अगर मांस अभी भी वहां लपेटा हुआ है तो उसका रस, यह बहुत सुगंधित है। उसे बिल्कुल एक पेटू बिल्ली की तरह देखते हुए, जैसे उसने पिछली कुछ शताब्दियों से कुछ नहीं खाया हो, नर्क के भगवान ने खुद को धीमा कर दिया और फिर आदेश दिया, उन्हें दूसरा हिस्सा लाने के लिए कहो। हालांकि उस आसान और बेहद बेपरवाह आवाज के कारण शैडो वन को तुरंत अपना सिर सदमे में उठाना पड़ा।
अपने भगवान को उस युवक के प्रति कोई तिरस्कार नहीं दिखाते हुए, जो उसके साथ एक ही मेज पर बैठा था और दवा से भरा हुआ चेहरा खा रहा था, बल्कि इसके बजाय एक और हिस्सा लाने का आदेश दिया था। शैडो वन मदद नहीं कर सका, लेकिन स्थिति के बारे में थोड़ा सोचा। उनके भगवान ने हमेशा महिलाओं के प्रति नापसंदगी दिखाई थी, लेकिन अब वह इस युवा के प्रति इतनी बड़ी चिंता दिखा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? उसके भगवान को वास्तव में टूटी आस्तीन की आदत है। तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपने भगवान की आवाज को अपने कानों तक पहुंचते हुए सुनकर, जो थोड़ी थोड़ी नाराजगी से भर गया था, वह तुरंत ध्यान में आया और उस युवक की ओर देखा जो खुशी से खाना खा रहा था, जल्दी से स्वीकार करने से पहले। जी महाराज। फिर वह बाहर चला गया और वहां खड़े गार्डों को आदेश दिया कि वे रसोई में जाकर नाश्ते का एक और दौर लाने के लिए कहें। छोटे स्नैक्स और विभिन्न व्यंजनों के कई गर्म व्यंजन देखकर फेंग जियू की आंखें तुरंत चमक उठी। फिर उसने कृतज्ञता दिखाते हुए बहुत मदद से नर्क के भगवान के लिए कुछ टुकड़े चुने। हे भगवान, तुम्हें खाना चाहिए, इसमें से कुछ लो। इसके बाद उसने यह देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि उसने खाना खाया या नहीं, बस एक बार खाना चुनने के बाद उसने खाना शुरू कर दिया। युवक को अपने भगवान को भोजन चुनने में मदद करते हुए देखकर छाया वन, जो किनारे पर इंतजार में खड़ा था, घूरकर बोला, आप बस अपने आप से भोजन चुन सकते हैं और खा सकते हैं, आप भगवान के लिए भोजन क्यों उठा रहे हैं? मेरे भगवान नहीं खाते। दूसरों द्वारा उठाया गया भोजन शब्द अभी बोले भी नहीं गए थे कि उसने अपने प्रभुत्वशाली और श्रद्धेय भगवान को अपने कटोरे में भोजन को एक पल के लिए घूरते हुए देखा, इससे पहले कि वह उन्हें अपनी चॉपस्टिक से उठाता और खाता। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का एक झोंका अचानक उसकी छाती के ठीक अंदर समा गया है, न तो ऊपर जा रहा है और न ही नीचे जा रहा है, जिससे उसे अत्यधिक असहजता महसूस हो रही है। जब फेंग जियू ने उसे खाते हुए देखा तो उसकी आंखें मुस्कुराहट से सिकुड़ गईं। वह पूरी तरह से खुद को मेजबान समझ रही थी, यह भूल गई कि किसके आंगन में कौन स्पंज कर रहा था, क्योंकि उसने भगवान के लिए थोड़ा सा खाने से पहले अपने लिए कुछ खाना उठाया था। नरक भगवान, इसे चखें, आपने अभी तक इसमें से कुछ भी नहीं खाया है। उसने उसके लिए एक छोटी डिश में नाश्ते का आखिरी टुकड़ा निकाला। प्रत्येक छोटी डिश में स्नैक्स के 4 टुकड़े थे और फेंग जियू द्वारा अन्य 3 टुकड़े खाने के बाद ही, इससे पहले कि वह भगवान के लिए आखिरी टुकड़ा चुनती, इस तरह के ध्यान के कारण नर्क के भगवान को भी थोड़ी देर के लिए अपनी भौहें ऊपर उठानी पड़ी। परछाई जिसने बगल से देखा वह लगभग रोने ही वाला था। वह बहुत जोर से चिल्लाना चाहता था, माय लॉर्ड, क्या आप थोड़ा और अलग नहीं हो सकते? आप सब कुछ क्यों स्वीकार कर रहे हैं? वह युवक आपके लिए जो चुनता है, आप वही खाते हैं। वह आपके सामने एक आदमी है, क्या आप जानते हैं? आपकी ईमानदारी कहाँ है? नाश्ते के एक भोजन से फेंग जियू को अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। उसने अपने गोल छोटे पेट को सहलाया और खड़े होकर डकार लेते हुए कहा, मुझे अब वापस जाने की जरूरत है। वाह, कितना भरा हुआ है! उस आदमी को देखकर, जो नाश्ते के तुरंत बाद जाने के लिए उसके पीछे झाड़ू लगाकर खड़ा था, नर्क के भगवान ने फिर पूरी तरह से साफ किए गए बर्तनों पर अपनी नजर डाली और पूछा, क्या उसे भोजन नहीं दिया गया? शैडो वन ने अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, हाँ, वह था। लेकिन जो चीजें दूसरे खाते हैं वे निश्चित रूप से उतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी मेरे भगवान के पास है। भगवान ने जो भोजन खाया वह सभी शीर्ष श्रेणी के रसोइयों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया था और हर एक व्यंजन उत्तम और स्वादिष्ट था। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था कि अन्य सभी द्वारा खाए गए भोजन की तुलना नहीं की जा सकती थी। यह सुनकर नर्क के भगवान ने अपना सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ, साथ ही बाहर की ओर चल दिया। शैडो वन ने इसे देखा और तुरंत पीछे पीछे आंगन से बाहर जाकर गार्डों को आदेश दिया, लोगों को मेज साफ करने के लिए बुलाओ। फिर वह तेजी से सामने अपने भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपने आंगन में वापस लौटते हुए फेंग जियू ने अपने चेहरे से चिकित्सीय मलहम को साफ किया और देखा कि उसके चेहरे पर निशान दिन पर दिन और अधिक धुंधले होते जा रहे थे। वह खुशी से मुस्कुराते हुए यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा। उसने वापस कुछ और मलहम लगाया और फिर वह अपने चेहरे को मलहम से ढककर बाहर चलने लगी। पाचन में मदद करने के लिए थोड़ा घूमने का इरादा रखती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह लघु रॉक पर्वत के किनारे आएगी तो वह तालाब के किनारे अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए एक काली आकृति को देखेगी। जब वह खड़ा था तो उसने अपने हाथों को पीछे की ओर पकड़े हुए काले रंग की उस आकृति को देखा। उसका आधा मुड़ा हुआ चेहरा सुंदर और दृढ़ था। वह चांदी का आधा मुखौटा सूरज की किरणों के नीचे प्रतिबिंब से चमक रहा था। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और फिर तिरस्कार पूर्वक डांटा, राक्षस।
उसने शुरू में वहां से चले जाने का इरादा किया था, लेकिन जब उसे आज सुबह अपने आंगन में खाए गए भोजन की याद आई तो उसने फिर से सोचा और अंततः वहां से चली गई। भगवान, आप। वाह। अभी उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसका पैर फिसल जाने के कारण उसका पूरा व्यक्तित्व आगे की ओर गिर गया। परछाई जो बहुत दूर नहीं खड़ी थी, उसने उसे फिसलते हुए देखा और उसके पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ गया। यह देखकर कि वह तालाब में गिरने वाला था, छाया चुपचाप अपने आप पर हंस रही थी। बच्चे, तुम इसके लायक हो। लेकिन इसके बाद उनकी आंखों ने जो मंजर देखा उससे उनकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। जब नर्क के भगवान ने उसकी आवाज सुनी तो उसने तुरंत देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब उसने उसे अपने पैरों के नीचे पत्थरों पर फिसलते हुए देखा तो वह तालाब के किनारे की ओर आगे बढ़ गया और लगभग सहज भाव से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब उसका व्यक्ति उसकी बाहों में गिर गया तो वह अचानक चौंक गया और वह बेहोश हो गया। एक युवा महिला की खूबसूरत आकृति उसकी बाहों में टकरा गई, कोमल शरीर उसकी मजबूत और दृढ़ छाती से चिपक गया। जड़ी बूटियों की हल्की सुगंधित गंध जो विशिष्ट रूप से उसकी थी, उसकी नाक में चली गई, जिससे उसके दिल में एक छोटी सी लहर पैदा हो गई। उसके सामने गोरे गोरे हाथों की जोड़ी कसकर उसकी शर्ट के कॉलर से बंधी हुई थी, उसका छोटा सा चेहरा उसकी छाती के भीतर छिपा हुआ था। वह केवल चिकने और शानदार स्याही वाले काले बाल देख सका और उसकी बाहों में मौजूद छोटे व्यक्ति ने चौंककर अपना सिर उठाया, उसकी आंखें उसकी निचली भेदक निगाहों से मिल रही थी। इतनी निकटता से उनकी चार आंखें एक दूसरे से मिली तो एक अनाम भावना उसके दिल में फैल गई। और वो स्थिति शैडो वन की नजरों में आ गई जो बहुत दूर नहीं खड़ी थी, जो ऐसी स्थिति में बदल गई थी जहां दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में कोमलता से देख रहे थे, जिससे उसे अपने दिल में अत्यधिक उलझन महसूस हो रही थी। क्या ऐसा नहीं है? वे वहां दो बड़े आदमी हैं। भले ही वह युवक आकार में थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी इस तथ्य को नजरअंदाज करना कठिन था कि वह अभी भी पुरुष था। लेकिन अब उसका भगवान वास्तव में उस आदमी को कमर से गले लगा रहा था और अपनी पकड़ नहीं छोड़ रहा था। वे एक दूसरे के इतने करीब चिपके हुए थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस दृश्य ने शैडो वन को सहज रूप से आसपास की ओर देखने पर मजबूर कर दिया था, यह सोचकर कि उसे किसी को भी इसका गवाह नहीं बनने देना चाहिए, अन्यथा उनके भगवान की संपूर्ण जीवन की तार्किक प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि फेंग जियू स्तब्ध रह गई जब उसने नर्क के भगवान को देखा, जिसने उसकी कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा हुआ था। उसका मन उन सभी गंदी और अनाम प्रकार की भावनाओं से रहित था। उस पल उसका एकमात्र विचार था, उस पल वह एक पुरुष थी। क्या नर्क के भगवान के लिए इस तरह एक आदमी को गले लगाना वास्तव में उचित है? इस तरह से उस अत्यंत भेदक दृष्टि से घूरे जाने पर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके अंदर एक कपकपी दौड़ गई और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और वह तेजी से पीछे हट गई। क्षमा करें, मैं बस एक पल के लिए फिसल गया था। फैंग जियू ने पीछे हटते हुए कहा और धीरे से हंसते हुए उसने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण अभिवादन देने के लिए आई थी। आप जो कर रहे थे उसके साथ बस एक ले जाएं। आगे बढ़ें। महिला को ऐसे जाते हुए देखकर जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो, नर्क के भगवान ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके हाथ की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ रहा है, जिससे बगल में खड़ा शैडो वन बोलने के अलावा खुद को रोकने में असमर्थ हो गया। माय लॉर्ड, कुछ दिन पहले ही ब्यूटी टावर पर कुछ बेहद खूबसूरत महिलाएं आई थी। यह सुनकर नर्क के भगवान ने उसकी ओर देखा और कहा, और आपका अधीनस्थ सोच रहा था कि क्या मेरे भगवान को आज रात आपकी सेवा के लिए उन्हें बुलाने की जरूरत है। उन शब्दों को कहने पर शैडो वन ने देखा कि उसके भगवान ने उस पर बर्फीली नजर डाली, जिससे उसकी खोपड़ी इतनी जोर से रेंगने लगी कि वह लगभग इसे पर्याप्त रूप से सहन नहीं कर सका और अपने घुटनों के बल गिरने वाला था। हेल्स पैलेस के दूसरी तरफ फैंग जियू ने चलते समय अपनी बाहों को जोर से रगड़ा और खुद से बुदबुदाया, वह हिल्स लॉर्ड, क्या उसे वास्तव में टूटी हुई आस्तीन की आदत हो सकती है? अगर उसने ऐसा किया भी तो उसने वास्तव में मुझ पर अपनी नजरें नहीं जमाई होंगी। आखिरकार मेरा चेहरा इतनी बुरी तरह से विकृत हो गया है और इस काले हरे गू के साथ मेरे चेहरे पर इतने समय तक वह संभवतः मुझ पर कैसे गिर सकता है? संभवतः वह नहीं कर सकता था, वह नहीं करता। मैं इस बारे में बहुत अधिक सोच रहा होगा। उसने अपने दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और अपने सामने मेडिकल टॉवर को देखकर उसने ओल्ड लिन का अभिवादन करने के लिए उसकी ओर चलने के लिए अपना कदम बढ़ाया, जो यार्ड में जड़ी बूटियों की जांच कर रहा था। ओल्ड लिन, यह भूतिया है। बूढ़े लिन ने उसे देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया और फिर अचानक उसके पास आकर पूछने से पहले अपनी बाईं और दाईं ओर देखा। मैंने सुना है कि भगवान ने कल रात भर उसकी नींद की रक्षा करने के लिए तुमसे कहा था। माम। फैंग जियू ने सिर हिलाकर स्वीकार किया।
भगवान आपसे अपनी नींद की रक्षा करने के लिए क्यों कहेंगे? उन्होंने आपसे क्या करने के लिए कहा? ओल्ड लिन की आवाज का लहजा आश्चर्यचकित करने वाला था। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन शब्दों को सुनकर और फिर ओल्ड लिन के नासमझ आचरण को देखकर फैंग जियू का मुंह हिल गया। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस उसे कपड़े बदलने में मदद की और फिर सो गया। फैंग जियू ने थोड़ा असहाय लगते हुए कहा। वो अब एक पुरुष थी, ठीक है। पूछताछ के दौरान इस तरह घूरने से क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि उसने अपने भगवान के साथ कुछ अवर्णनीय कार्य किए होंगे? सो गया, बूढ़े लिन ने अचंभित होकर कहा। आश्चर्य के कारण उसकी आवाज ऊंची हो गई। और जैसे ही उसके शब्द निकले, आंगन में मौजूद सभी लोगों ने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। इतनी जोर से किस लिए चिल्ला रहे हो? हम अलग अलग सोए थे, फैंग जियू ने अपनी आंखें घुमाते हुए इस्तीफे में कहा। वाह, आपने इस बूढ़े आदमी को एक पल के लिए डरा दिया। बूढ़े लिन ने गहरी सांस लेते हुए खुद को छाती पर थपथपाया और कहा, ओह ठीक है। अगले कुछ दिनों में मेरे लिए दवा की कुछ और बोतलें तैयार कर लेना। तीसरी श्रेणी वाली दवाएं चलेंगी। सबसे अच्छा होगा अगर यह चौथी कक्षा वाली 2 या 3 बोतलें हों, या वही दवा जो आपने मुझे पहले दी थी वह भी चलेगी। यह सुनकर उसकी आंखें घूम गईं और उसने कहा, जरूर, मैं ऊपर जाऊंगी और जड़ी बूटियां ले आऊंगी। इतना कहकर वो खुद ऊपर चली गई। इस संबंध में कि भगवान ने युवक के साथ कैसा व्यवहार किया, उसे अपनी इच्छानुसार कोई भी जड़ी बूटी लेने की अनुमति दी जानी थी और उसे बस इसे रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी। इसलिए ओल्ड लिन ने ऊपर के युवाओं का अनुसरण नहीं किया। 2 दिन बाद मुख्य भवन में आंगन के भीतर पत्थर की मेज पर नर्क के भगवान ने एक हाथ से अपने सिर को हल्के से सहारा दिया, दूसरे हाथ में एक किताब पकड़ रखी थी। उसकी आंखें किताब के पन्ने से हटती नहीं थी और उसकी मुद्रा ऐसी थी कि वह पूरी तरह तल्लीन हो जाता था। लेकिन शैडो वन के मुंह का एक कोना हिल गया। वह अवाक होकर आसमान की ओर देखने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, वह पहले से ही लगभग 2 घंटे से वहां खड़ा था, अंदर संघर्ष कर रहा था। क्या मुझे प्रभु को सूचित करना चाहिए कि उसने अपनी पुस्तक उल्टी पकड़ रखी है? लेकिन जब उसने देखा कि कुछ पल बीत जाने के बाद उसका भगवान एक निश्चित अंतराल पर एक पन्ना पलट देता है, तो उसने मन ही मन सोचा कि क्या उस किताब को उल्टा पढ़ा जाना चाहिए। छाया 1 अपने भगवान को पुकारते हुए सुनकर शैडो वन तुरंत ध्यान में आया और जोर से जवाब देने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। आपका अधीनस्थ इंतजार कर रहा है। द हिल्स लॉर्ड की आंखें अपनी किताब से ऊपर उठी और उसने थोड़ा भ्रमित दृष्टि से शैडो वन की ओर देखा, जो अपनी छाती फुलाए हुए सीधा खड़ा था, अत्यधिक दृढ़ और उत्साही लग रहा था, और उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आपका अधीनस्थ प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। नर्क के भगवान की नजर ने उसे सिर से पांव तक मापा और एक पल के लिए सोच में डूबे रहने के बाद उसने पूछा, मुझे बताओ, जब एक व्यक्ति हमेशा अनजाने में हर समय दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसे मारने की सोच रहा हूं। शैडो वन ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। क्योंकि जब कोई उसके दिमाग में हमेशा रहता था, तो वह व्यक्ति वह होगा जिसे वह बहुत बुरी तरह से मारना चाहता था। यह सुनकर नर्क के भगवान ने उसे अजीब नजर से देखा और फिर कहा, अगर यह मारना नहीं था बल्कि इसके बजाय सोचना था। उसके शब्द रुक गए, क्योंकि यह व्यक्त करना कठिन था कि उसके मन में क्या था। उसे मारना नहीं है। शैडो वन ने नर्क के भगवान की ओर देखा और अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी कुछ सोचा हो। वह कहने से पहले एक क्षण झिझका, हे प्रभु, यदि यह एक पुरुष एक महिला के बारे में सोच रहा था, तो उस पुरुष के पास उस महिला के प्रति कुछ निश्चित इरादे होंगे। लेकिन क्या? लेकिन अगर यह एक आदमी के बारे में सोच रहा था, तो मुझे डर है कि वह आदमी दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो सकता है। शैडो वन ने इसे बहुत सावधानी से कहा, अपने भगवान के चेहरे के भाव पर पूरा ध्यान दिया। क्या उस महिला के प्रति आपके कुछ इरादे हैं? नर्क के भगवान ने इसे अकल्पनीय समझकर बुदबुदाया। क्योंकि उसे स्त्रियों से सख्त नापसंदगी थी, तो किसी भी स्त्री के प्रति उसके मन में कोई मंशा कैसे हो सकती थी? लेकिन उसके दिमाग में हमेशा अनजाने में उस व्यक्ति और मुस्कुराती और बेहद चालाक आंखों की जोड़ी की छवि उभरती रहती थी। और जिस तरह की अजीब भावनाओं से उसका दिल भर गया था, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे यह सब साफ करना होगा। आज रात टावर ऑफ ब्यूटीज पर जाओ और उनकी 2 महिलाओं को ले आओ। हेल्स लॉर्ड के अचानक आदेश ने शैडो वन को बहुत चौंका दिया, जिससे वह एक ही समय में आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हो गया। फिर उन्होंने थोड़ा अनिश्चित होकर पूछा, माय लॉर्ड, क्या आपने अभी क्या कहा? क्या यह आपके अधीनस्थ का काम था कि वह आज रात मेरे लॉर्ड की प्रतीक्षा करने के लिए आपके पास 2 महिलाओं को लाए? हेल लॉर्ड ने उस पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, जब मैं तुमसे कहूं तो जाओ।
तुम्हारे पास इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? हाँ हाँ हाँ, आपके माथत अभी जाकर उन्हें सूचित करेंगे। शैडो वन ने खुशी से स्वीकार किया, जल्दी से बाहर की ओर बढ़ गया। स्वर्ग ने अपनी आंखें खोल दी हैं और प्रभु को अंततः महिलाओं में रुचि हो गई है। पिछले 2 दिनों से वह सचमुच चिंतित था, डर रहा था कि भगवान कुछ टूटी हुई आस्तीन दिखा देंगे। कुछ दिनों तक क्लियर विंड टॉवर में रहने के बाद ग्रे वुल्फ वापस आ रहा था, तभी उसने शैडो वन को देखा, जिसका चेहरा मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ फटा हुआ था और ग्रे वुल्फ कुछ हैरान था, इसलिए उसने शैडो वन को रोककर पूछा, यह क्या है? किस बात ने तुम्हें इतना खुश किया? आप वापस आ गए। क्या क्लियर विंड टॉवर में आपका रहना अच्छा था? शैडो वन ने हंसते हुए चिढ़ाते हुए पूछा। जब उसने सुना कि उसे बड़ा किया जा रहा है, तो ग्रे वुल्फ का चेहरा काला पड़ गया। मुझे क्लियर विंड टावर का जिक्र भी मत करना। यह कहते हुए ग्रे वुल्फ ने शैडो वन पर एक नजर डाली और पूछा, तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें किस चीज से इतनी खुशी मिल सकती थी? हे, मैं आपको बता दूं। भगवान ने मुझे सुंदरियों के टॉवर पर जाने के लिए कहा ताकि मैं आज रात 2 सुंदरियों को उनके पास भेजने की व्यवस्था कर सकूं। शैडो वन मुस्कुराते हुए कहने के लिए पास गया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। ला देवियों, ग्रे वुल्फ ने आश्चर्य से शैडो वन को घूरते हुए पूछा। भगवान ने वास्तव में तुम्हें आज रात उनकी सेवा के लिए 2 महिलाओं की व्यवस्था करने के लिए कहा था। क्या मैंने तुम्हें गलत सुना होगा? यह सच है, मुझे लगता है कि भगवान अंततः प्रबुद्ध हो गए हैं। ग्रे वुल्फ के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और उसने पूछना जारी रखा, उन कुछ दिनों में जब मैं आसपास नहीं था, क्या कुछ खास हुआ था? क्या मेरे प्रभु किसी बात से उत्तेजित हो गए हैं? यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके भगवान आमतौर पर महिलाओं को अपने करीब आने पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए यह कैसे संभव हो सकता है कि वह शैडो वन से 2 महिलाओं के उनके पास जाने की व्यवस्था करने के लिए कहेंगे? क्या यह हो सकता है कि उसके भगवान की महिलाओं के प्रति घृणा ठीक हो गई हो? जब मैं वापस आऊंगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे उन्हें इसके बारे में सूचित करने के लिए टॉवर ऑफ ब्यूटीज पर जाने की आवश्यकता है। शैडो वन ने कहा, जबकि उसने छाया पर ग्रे वुल्फ को थपथपाया और टॉवर ऑफ ब्यूटीज की ओर बड़े कदम बढ़ाए। उसके दृष्टिकोण से आज रात अपने भगवान की सेवा के लिए 2 सुंदरियों को चुनना एक बड़ी बात थी और वह लापरवाह नहीं हो सकता था। रात हुई और फैंग जीव पाचन में सहायता के लिए थोड़ा टहलने के लिए बाहर आया। जब वह मंडप के बाहर आई तो उसने शैडो वन को आकर्षक चेहरे और अत्यधिक सुडौल शरीर वाली 2 महिलाओं को रॉक गार्डन की दिशा से आते हुए देखा। जिज्ञासा के क्षण में उसने फिर पुकारा, छाया एक। शैडो वन ने उसकी आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वह युवक लाल कपड़े पहने हुए था और उसके मुंह पर मुस्कान बिखरी हुई थी। तो यह भूत डॉक्टर है। कैसा संयोग है। फैंग जियू आगे बढ़ी, उसकी नजर शैडो वन के पीछे 2 अत्यधिक आकर्षक महिलाओं पर पड़ी और उसने पूछा, यहाँ 2 ऐसी अद्वितीय आकर्षक सुंदरियां क्यों हैं? वे सुंदरियों के टॉवर की सुंदरियां नहीं हो सकती? क्या ऐसा हो सकता है? वह जो कुछ इकट्ठा करने में सक्षम थी, उसमें से केवल टॉवर ऑफ ब्यूटीज में नर्क के महल में खूबसूरत महिलाएं थीं। अन्य स्थानों पर, यहां तक कि नर्क के भगवान के अपने आंगन में भी, जो लोग उनकी सेवा करते थे वे छाया रक्षकों का एक समूह थे और महिलाओं को इस तरह घूमते हुए देखना दुर्लभ था। हे, भूत डॉक्टर वास्तव में भूत डॉक्टर है। आपने केवल एक अनुमान से इसे सही पाया है। शैडो वन इसे थोड़ा और समझाने को तैयार लग रहा था और 2 अत्यधिक आकर्षक महिलाओं पर नजर डालने के बाद उसने फैंग जीव से कहा, वे सुंदरियों के टॉवर में नवीनतम जोड़ हैं और यह भगवान ही थे जिन्होंने मुझे नींद में उनके साथ जाने के लिए उन्हें लाने का निर्देश दिया था। साथ उसे नींद में फैंग जीव ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा और स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था जब उसने पूछा, एक समय में 2? क्या तुम्हारा प्रभु इसका सामना कर पाएगा? उन शब्दों को सुनकर शैडो वन तुरंत अप्रसन्न हो गया और उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया। इसमें झेलने या न सहने लायक क्या है? आपने मेरे भगवान का मजबूत और जोरदार शरीर देखा है। क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरे प्रभु बाहर से अच्छे दिखते हैं और अंदर से बेकार दिखते हैं? यह कहते हुए फैंग जीव के मुंह का कोना हिल गया और उसके पास शब्द नहीं थे। मैं भूत डॉक्टर को अब घूमने से नहीं रोकूंगा। शैडो वन ने महिलाओं को मुख्य भवन की ओर ले जाते हुए कहा। यह देखकर फैंग जीव की आंखें चमक उठी और उसके होठों पर एक बुरी मुस्कान आ गई क्योंकि वह तुरंत उनके ठीक पीछे चली गई। 2 फीनिक्स के विरुद्ध एक अजगर, वह कैसे नहीं देख सकती थी और उससे सीख नहीं सकती थी। मुख्य भवन में नर्क का भगवान अभी अभी स्नान करके बाहर आया था और पानी के मोती अभी भी उसके बालों के सिरों से लटक रहे थे। वह बैठने के लिए मेज पर आया और अपने लिए एक कप पानी डाल रहा था, तभी उसने बाहर से शैडो वन की आवाज सुनी, मेरे नाथ, अंदर आए।
उसकी आवाज धीमी और अंदर से चुंबकीय ध्वनि। आवाज सुनकर छाया वाला अंदर आया और मेज पर भगवान को बैठा देखकर वह पूछने के लिए आगे बढ़ा, हे भगवान, आपके अधीनस्थ लोगों को यहाँ लाए हैं। क्या मैं उन्हें अब अंदर आने दूं? उन्हें अंदर आने के लिए कहो। हाँ। शैडो वन की आवाज खुशी से भरी हुई थी क्योंकि वह तुरंत लोगों का नेतृत्व करने के लिए बाहर गया। नर्क के भगवान ने उसकी ओर हैरानी भरी नजरों से देखा, न जाने किस बात पर शैडो वन इतना खुश हो रहा था। वह वास्तव में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि एक छोटा सा दुष्ट व्यक्ति पेड़ से छत पर चढ़ रहा था और चुपचाप मुख्य घर के ठीक ऊपर छत की ओर बढ़ रहा था। और चूंकि मुख्य घर में नर्क के भगवान के आंगन में केवल 2 रक्षक थे और छाया के बीच कोई और नहीं छिपा था, इसलिए किसी ने भी छतों पर चुपचाप रेंगती हुई लाल आकृति को नहीं देखा। दोनों महिलाओं को अंदर ले जाने के बाद शैडो वन तुरंत पीछे हट गया और उसके जाते ही अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ बाहर यार्ड में पहरा देने के लिए खड़ा हो गया। कमरे में नर्क के भगवान ने 2 बिल्कुल आश्चर्यजनक महिलाओं को देखा, लेकिन अपने मन में वह उस लड़की के विकृत चेहरे के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी और वो कुछ विचलित लग रहा था। हे प्रभु, अपने सेवक को मेरे प्रभु के बाल पोंछने दे। महिलाओं में से एक ने धीरे से कहा और उस आदमी को देखा जो एक दिव्य देवता की तरह सुंदर दिख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, मंत्रमुग्ध थी और खुशी से भरी हुई थी। नर्क का भगवान वापस अपने होश में आ गया। जब उसने उस महिला को देखा जो पूरी लाल पोशाक पहने हुए थी, तो उसकी भौहें तन गईं और उसने अप्रसन्न स्वर में कहा, तुम्हें लाल पोशाक पहनने की अनुमति किसने दी? अत्यधिक दमनकारी आभा नर्क के भगवान से बहुत ही स्वाभाविक रूप से अत्याचारी और प्रभुत्वपूर्ण ढंग से भड़क उठी, जिससे दोनों महिलाएं इतनी बुरी तरह भयभीत हो गईं कि वे तुरंत अपने घुटनों पर गिर गईं। हे प्रभु, क्षमा करें, हमें क्षमा करें। और उसी क्षण ऊपर छत पर मौजूद फैंग जीव ने अपनी उपस्थिति दबा दी और अंदर देखने के लिए चुपके से एक टाइल खोल दी और देखा कि 2 महिलाएं जमीन पर घुटनों के बल झुकी हुई थी और वे नर्क के भगवान के सामने कांप रही थी। अपने दिल में उसने चुपचाप मन ही मन सोचा, वह वास्तव में नहीं जानता कि निष्पक्ष सेक्स के साथ कोमलता से कैसे व्यवहार किया जाए। उठो, मेरे बालों को निचोड़ कर सुखाओ। नर्क के भगवान ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा, अपनी दमनकारी आभा को वापस लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ मेरे प्रभु, लाल कपड़े वाली महिला ने जल्दी से उत्तर दिया और आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर जाकर वहां लटके हुए तौलिए को उठाया ताकि नर्क के भगवान को अपने बालों के अंत में लटके पानी के मोतियों को पोंछने में सावधानी से मदद मिल सके। नर्क के भगवान ने उसके सामने खड़ी दूसरी सुंदर महिला को घूर कर देखा, जिसका सिर नीचे था और उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थी, इससे पहले कि उसने कहा, तुम यहाँ आओ। जी महाराज। दूसरी महिला ने स्वीकार किया और अपने छोटे पैरों को उसके सामने आने के लिए हिलाने से पहले नर्क के भगवान की ओर देखते हुए शर्म के साथ अपना सिर उठाया। नर्क के भगवान ने उसके सामने पतली कमर को देखा और उसने उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। लेकिन एक बार जब उसका हाथ इसके चारों ओर लिपट गया, तो यह एहसास तुरंत गलत हो गया। वह स्पष्ट रूप से बिल्कुल वैसी ही महिला थी, वैसे ही एक महिला के कूल्हे, तो जब उसका हाथ उसके चारों ओर था तो उसे जो एहसास हुआ वह इतना अलग कैसे लगा। महिला ने देखा कि उसके कूल्हों के चारों ओर फंसा हुआ भगवान का हाथ रुक रुक कर ढीला और कस रहा था और खुशी के एक पल में उसने अपना पूरा शरीर झुका लिया और धीरे से सांस ली, माय लॉर्ड। उसकी आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि उसका पूरा शरीर दूर धकेल दिया गया, जिससे वह बुरी तरह फर्श पर गिर पड़ी। आह! महिला सदमे में चिल्ला उठी, जमीन पर इतनी जोर से गिरने के कारण उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसका चेहरा उदास और शर्मिंदा दिख रहा था क्योंकि वह उस आदमी को देख रही थी जिसने अपना रवैया अचानक और काफी हद तक बदल दिया था। जब शैडो वन ने कमरे में आश्चर्य की चीख सुनी तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और तेजी से अंदर भागता हुआ आया। क्या हुआ? हालांकि जब उन्होंने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गए। तुम्हें अपने प्रभु के शरीर पर झुकने की अनुमति किसने दी? नर्क का भगवान खड़ा हो गया और उसकी सारी डरावनी दमनकारी आभा भड़क कर बाहर आ गई, बेहद भयानक, जिससे कमरे में मौजूद 2 महिलाएं अपने घुटनों के बल कांपते हुए गिर पड़ी, यहां तक उन्हें अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अचानक छत के ऊपर से एक धीमी और हल्की आवाज आई और नर्क के भगवान की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और वो चिल्लाया, वह कौन है? ऊर्जा उसकी हथेली में एकत्रित हो गई और उसने उसे सीधे छत की ओर फेंक दिया। आह! फैंग जीव सदमे में चिल्लाई, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से तैयार न होने के कारण नीचे गिर रहा था। जब नर्क के भगवान ने लाल रंग में उस परिचित आकृति को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गिरते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए खुद को आगे बढ़ाया।
और फेंग जियू ने सहजता से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपना चेहरा उसके सिर के ठीक अंदर छिपा लिया। जब तक उसे पता चला कि वह सुरक्षित है तब तक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जब उसने उसके चेहरे पर गहरे भाव देखे तो वह बेहद शर्मीली मुस्कान बिखेरी। ओह हेल्स लॉर्ड, मुझे आशा है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है। जैसे ही आवाज गिरी उसकी नजर उस बिना नकाब वाले चेहरे पर पड़ी और उसे अचानक लगा कि चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब शैडो वन ने देखा कि यह एक बार फिर वही युवा अवस्था है तो उसने अनजाने में अपनी हथेली अपने चेहरे पर उठा ली और सोचा, यह बच्चा हर जगह क्यों है? यह बिल्कुल अथाह है। और यह देखकर कि बच्चा गिर रहा है, भगवान तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, जैसे उन्हें चिंता हो कि बच्चे को चोट लग जाएगी। वो एक क्षण जब भगवान इतने चिंतित दिख रहे थे कि उनका चेहरा ही पीला पड़ गया। इसे विस्फोट कर दो। सचमुच प्रभु की नजर उस बच्चे पर है। उस व्यक्ति को अपनी बाहों में दबाते हुए हेल्स लॉर्ड का चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी और उसने पूछा, तुम वहां छत पर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम सावधान नहीं हो तो तुम्हें एक हत्यारा माना जा सकता है और मार दिया जा सकता है? धत तेरी की, यह औरत इतनी मुट्ठी भर कैसे हो सकती है? यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वह यह देखने में सक्षम था कि यह वही थी और इसीलिए उसने उस पर हथेली से प्रहार नहीं किया होता, तो यह महिला पहले ही मर चुकी होती। हे, मैं चांद की प्रशंसा करने के लिए छत पर चढ़ गया था। यह सही है, चांद की प्रशंसा करो। फेंग जियू लगातार मुस्कुराती रही और अचानक देखा कि नरक का भगवान अभी भी उसे अपनी बाहों में उठाए हुए था। उसने तुरंत कहा, नरक के भगवान, अब आप मुझे नीचे रख सकते हैं। उस समय नर्क के भगवान की नजर फेंग जियू की बाह पर पड़ी, जहां उसके लाल कपड़े फट गए थे और उसकी गोरी त्वचा वाली बाह पर खून बह रहा घाव दिखाई दे रहा था। उसकी नजर को अपनी बाह पर घूरते हुए देखकर फेंग जियू भी मुड़कर देखने लगा। और उस नजर से उसने हंसते हुए कहा, जब मैं गिरी थी तो वो टाइल्स से खरोंच रही होगी। यह ज्यादा कुछ नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगी और इस पर पट्टी बांधूंगी तो यह ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह उसकी बाहों से नीचे उतरने के बारे में सोचने के लिए संघर्ष करने लगी। कौन जानता था कि वह अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर देगा और फिर गुस्से से भरी हुई ऐसी ठंडी निगाहों का इस्तेमाल करेगा जिसने उसे इतनी धमकी भरी दृष्टि से देखा कि वह ठिठक गई और एक इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। इस आदमी को क्या दिक्कत है? वहां खड़ी दो बेहद चुलबुली और सुंदर सुंदरियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और इस आदमी को पकड़ने के लिए इतनी जिद करना। नरक भगवान, आप चुप रहो, वह गहरी तेज आवाज में चिल्लाया और फेंग जियू को मेज की ओर ले गया। दोनों महिलाओं को अभी भी वहां घुटनों के बल बैठे देखकर उसने अनजाने में अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर कर ली और कहा, छाया वन, उन्हें वापस भेज दो। माई लॉर्ड, मत करो, फेंग जियू चिल्लाई जब उसने नर्क के भगवान को उसे ले जाते हुए देखा और जाने से इनकार कर दिया और फिर कहा, क्या वे नींद में आपका इंतजार करने के लिए यहाँ नहीं लाए गए हैं? आप उन्हें क्यों भगाएंगे? इन दो सुंदरियों को देखो, बहुत नाजुक और अविश्वसनीय रूप से सुंदर। इस तरह की आकर्षक आकृतियों के साथ उन्हें वापस भेजना कितना अफसोस की बात है। शैडो वन एक बार के लिए फेंग जियू को अपनी आंखों में अनुमोदन के साथ देख रहा था। उसे लगा कि ये शब्द पूरी तरह से वही दर्शाते हैं जो उसने अपने दिल में महसूस किया था। इतने लंबे समय के बाद ही भगवान ने अपना मुंह खोला था और दो सुंदरियों को अपने पास आने के लिए कहा था, और अगर उन्हें वापस भेजना होता तो क्या वह व्यर्थ में खुद को व्यस्त नहीं कर लेते? उसके लिए यह ठीक था कि वह स्वयं को व्यर्थ में व्यस्त रखता, लेकिन समस्या यह थी कि यदि इस बार भगवान को भटका दिया गया तो उसे क्या करना था? नींद में मेरा इंतजार करो। नर्क के भगवान ने फेंग जियू को देखा, तुम्हें किसने बताया कि वे नींद में मेरा इंतजार करने के लिए यहाँ थे? शैडो वन ने किया। उसने बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा। यह सुनकर नर्क के भगवान ने शैडो वन पर एक ठंडी नजर डाली और फिर उस महिला को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, जिसे उसने अपनी बाहों में पकड़कर पूछा था, तो फिर तुम मेरी छत पर चुपचाप रेंगते हुए आए? हे, यह सब इसलिए था क्योंकि मैंने ऐसी दिलचस्प तरह की लड़ाई नहीं देखी थी। एक बार जब ये शब्द निकले तो यह सही नहीं लगा और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। शैडो वन अब खुद को खड़े होकर नहीं देख सकता था और उच्च संभावना के साथ उसे एक स्वॉट के साथ उड़ते हुए भेजा जा सकता था। उसने सुझाव देने के लिए अपना मुंह खोला, माई लॉर्ड, क्या आप चाहते हैं पहले घोस्ट डॉक्टर को नीचे रखें? हेल्स लॉर्ड ने उस पर एक नजर डाली और फिर फेंग जियू को मेज पर ले जाकर बैठने के लिए कहा और आदेश दिया, मेरे लिए दवा लाओ। यह सुनने पर शैडो वन के पास दोनों महिलाओं को बाहर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह घावों की दवा लेने गई और उसे मेज पर रखने से पहले वहां ले आई।
जब वह अपने प्रभु की गोद में बैठे हुए अपने प्रभु को उस युवक को गोद में लिए हुए देख रहा था, तो उसने बोलने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन तब उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। फेंग जियू का शरीर अकड़ गया था क्योंकि वह नर्क के भगवान की गोद में बैठी थी और ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह कीलों के बिस्तर पर बैठी हो। उसका पूरा शरीर बेहद असहज था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि वह जैसा चाहता था वैसा ही करता रहा, ऐसा अभिनय करता रहा जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। हे भगवान, इस छोटी सी चोट के बारे में कुछ भी नहीं है और मुझे आपको मेरे लिए दवा लगाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे उठना चाहिए और पहले ही वापस आ जाना चाहिए। फेंग जियू ने खड़े होने के बारे में सोचते हुए कहा। लेकिन जब उसे वापस नीचे दबाया गया तो उसका पिछला हिस्सा नर्क के भगवान की गोद से अलग हो गया था। ठीक से बैठो। जब उसे वापस उसकी गोद में दबाया गया तो वह लकड़ी की तरह अकड़ गई और लापरवाही से हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जब शैडो वन ने यह देखा तो वह केवल हल्के से आह भर सका और दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए खुद बाहर चला गया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से चीजें दिख रही थी, उससे पता चलता है कि उसका भगवान पहले ही बहुत गहराई तक कीचड़ में गिर चुका था और अब उसे वापस बाहर नहीं निकाला जा सकता था। छाया 1। मैंने उन दो महिलाओं को रोते हुए चेहरे के साथ वापस जाते क्यों देखा? क्या हुआ? क्या प्रभु ने उन्हें बिस्तर पर अपने पास इंतजार नहीं करने दिया? जब ग्रे वुल्फ अंदर आया तो उसने शैडो वन को दरवाजे पर पहरा देते हुए देखा और आगे बढ़कर जिज्ञासावश पूछने से खुद को नहीं रोक सका। तुम यहाँ क्यों आए हो? छाया 1 ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। उसने एक तेज नजर अंदर डाली और फिर उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि ग्रे वुल्फ भगवान को युवक को गले लगाते हुए देखे और यहाँ तक कि उसे दवा लगाने में भी मदद करे। क्या हुआ? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? ग्रे वुल्फ स्थिति से अनभिज्ञ था और यह देखकर कि दरवाजा बंद नहीं था, उसने अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाली। लेकिन यह देखकर कि शैडो वन लगातार उसकी आंखों के सामने उसे रोक रहा था, वह निराश हुए बिना नहीं रह सका और उसने शिकायत करते हुए उसे दूर धकेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जब उसकी नजर कमरे के अंदर के दृश्य पर पड़ी तो उसके पैरों से ताकत निकल गई और वह लगभग जमीन पर गिरकर बैठ गया। क्या क्या मैंने उसे सही देखा? प्रभु उसे गले लगा रहे हैं। उस बच्चे को। ग्रे वुल्फ ने अपना हाथ शैडो वन के कॉलर को कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें चौड़ी और झटके से उभरी हुई थी। शैडो वन ने उसे बाहर एक स्थान पर खींच लिया ताकि उसके शब्दों को अंदर उसके भगवान द्वारा सुना जा सके। यदि आपने इसे देखा भी है तो आपको यह दिखावा करना होगा कि आपने कुछ भी नहीं देखा है। आप जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। भगवान इस समय आपको देखने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। नहीं, वे मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, शैडो वन ने कहा जब उसके होंठ कसकर सख्त हो गए और फिर से पहरा देने के लिए दरवाजे पर लौट आया। कमरे के अंदर फेंग जियू ने अपनी बाह के चारों ओर बेहद बदसूरत लपेटी हुई पट्टी को देखा और उसके मुंह के कोने हिल गए क्योंकि उसने अपना सिर थोड़ा एक कोण पर झुका लिया था। नकाब रहित नर्क के भगवान को इतनी करीब से देखते हुए उसे अचानक लगा कि वह संभवतः उससे पहले ही मिल चुकी थी, जितना अधिक उसने उसे देखा। हे भगवान, क्या हम पहले मिल चुके हैं? उन शब्दों को सुनकर नर्क के भगवान को अंततः याद आया कि उसने स्नान के बाद अपना मुखौटा वापस नहीं लगाया था और उसकी निचली आंखों में गहरी चमक आ गई थी। उसने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसकी कमर के चारों ओर का हाथ बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ, बल्कि उसने यह कहकर ध्यान हटा दिया, आप कब तक उस चीज को अपने चेहरे पर लगाते रहने का इरादा रखते हैं? हर फेंग जियू एक पल के लिए अचंभित हो गई और जब उसे यह तथ्य याद आया कि उसके पूरे चेहरे पर हरा और काला रंग का लेप लगा हुआ है, तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और उसने उत्तर दिया, मैं लगभग कुछ और दिनों में यह काम पूरा कर लूंगी। कुछ और दिनों में उसका अच्छा और सुंदर चेहरा वापस आ जाएगा। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी आंखों को दो मुस्कुराती अर्धचंद्राकार आकृतियों में मुड़ते हुए देखना, उसकी नाक से अद्वितीय जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध को देखना, और एक महिला जिसे वह अपने आलिंगन में छूने के लिए अपमानित नहीं करता था, उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया और उसका गला लगातार घूंट घूंट करके बह रहा था क्योंकि उसे अपने भीतर एक आग महसूस हुई। उसके मन में उसके अलावा किसी और के लिए कभी कोई भावना नहीं थी, जहां वह एक प्रकार का समझ से बाहर का आवेग महसूस कर रहा था। धड़कते दिल का एहसास कैसा था? ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसे पता चल गया होगा। यह देखते हुए कि हेल्स लॉर्ड वास्तव में अपनी पकड़ छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा था, फेंग जियू की नजर बदल गई और उसके होठों के सिरे एक भयावह मुस्कान में बदल गए, जिसमें थोड़ा उपहास भी था, और उसने पूछा, हेल्स लॉर्ड, मुझे इस तरह गले लगाना कैसा लग रहा है?